हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे। और आज हमारा ऑफिशियली इसके सारे के सारे पीवाईक्यूज भी कवर कर देंगे। 4 चैप्टर के करा चुका हूं, बाकी 4 चैप्टर के करा दूंगा आज शाम को और रात को इसके सारे के सारे एमसीक्यू। और मेरी तरफ से आज पूरा का पूरा ए टू जेड, चाहे मैक्रो हो चाहे इंडियन हो, सिलेबस खत्म हो चुका है। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, एक एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, बेटा मॉक्स जरूर बनाना। मैं नहीं चाहता कि आपने इतनी मेहनत करी है, इतना सारा लाइव सेशन लिया, इतनी वीडियोस देखी, इतने सारे लिख लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एग्जामिनेशन में उसका आउटपुट ना मिले और आप घबरा जाओ और गलती कर बैठो। हमें 80 आउट ऑफ 80 लाना है, कहीं कोई कुताही नहीं बरतनी। एटलीस्ट 3 मॉक्स आप जरूर बनाओ। इसके बाद आपको कुछ भी, कोई सैम्पल पेपर नहीं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं बनाना। सब कुछ इन 3 मॉक्स के अंदर आपको दे दिया है, जो कि एसपीसी से आप पे अवेलेबल है। जैसे अकाउंट्स के अंदर पूरा का पूरा पेपर मॉक्स के अंदर फंसा था, वैसे ही इको के अंदर पूरा का पूरा पेपर मॉक्स के अंदर से फंसेगा। और कल सुबह लाइव क्लास में आ जाना, पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, परसों उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और हमारा 18 तारीख को सुबह 4 बजे एक लाइव सेशन है, इसमें 3 घंटे के अंदर मैक्रो इंडियन के हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से सवाल बन सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हम लोग वहां पे करेंगे। तो फिलहाल जो हमारे 2 आखिरी चैप्टर है वो है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तो दोनों चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर हैं, 1 घंटा लगेगा लगभग इन्हें खत्म करने में। तो पेशेंटली आराम से वीडियो को अच्छे से देखते चले जाओ। सबसे पहले एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा ये बहुत आसान चैप्टर है, ऑल्दो है बड़ा, लेकिन बहुत इजी है और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपनी ओन लैंग्वेज में भी बना के आप लिख सकते हो इसके अंदर। एनवायरनमेंट है क्या? सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग ऑफ अ मैन। आप हमारे सराउंडिंग के अंदर जो भी चीजें देख रहे हो, उन सब से मिलकर ही हमारा एनवायरनमेंट बनता है। हमारे सराउंडिंग में आप बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स को देखते हो और बहुत सारे अबायोटिक एलिमेंट्स को देखते हो, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस को देखते हो। इन सब से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनता है। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जहां पे एनिमल्स, प्लांट और नॉन लिविंग मटेरियल सब के सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। जहां पे हम सब लोग रहते हैं, यानी बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट, एनर्जी, लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब कुछ मिलाकर क्या होता है हमारा इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक एलिमेंट्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे फ्लोरा, फौना। फ्लोरा का मतलब है ट्रीज एंड प्लांट, फौना का मतलब है एनिमल एंड मैन। ठीक है, ट्रीज और प्लांट को बोलते हैं फ्लोरा, और पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, फौना बोलते हैं एनिमल और मैन। इनको मिलाकर बोलते हैं अबायोटिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने साइज को चेंज करते हैं, जो एयर लेते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट बेसिकली नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, लाइक लिथोस्फीयर, लाइक सॉलिड अर्थ। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर कंपोनेंट। एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस एनवेलप। तो जो भी गैसेस एनवेलप है, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सब, ये सब बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। दोनों ही हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एनर्जी, एनर्जी के अंदर क्या क्या आता है? जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी को पता है क्लास अलग अलग जगह कन्वर्ट किया जा सकता है। सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल, थर्मो इलेक्ट्रिकल, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। अब आपको एनर्जी के अंदर डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है एनर्जी होता क्या है। ये सारी की सारी चीजें एनर्जी है। एटॉमिक एनर्जी हो चाहे क्लास सबसे अच्छा सोलर एनर्जी हो, जो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं ना, और आप खाना पका सकते हो उससे और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है, खाना पका सकते हैं, घर की बिजली भी जो है वो सोलर एनर्जी से जलाई जा सकती है। तो एक टाइप की एनर्जी है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस उसको कन्वर्ट किया जाता है। अब एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या है, ये तो हमने समझ लिया एनवायरनमेंट क्या है। अब अगला है सबसे इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट काम क्या क्या करता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, सबसे पहला चीज है ये रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन को। आज फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो कोई भी कारखाना देख लो, कोई भी फैक्ट्री देख लो, उसके अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आ रहा है? वो हमारे एनवायरनमेंट से आ रहा है। यानी कि इट सप्लाइज, एनवायरनमेंट सप्लाइज रॉ मटेरियल from the natural resources of soil, water, forest, mineral and marine life. Resources 2 टाइप के होते हैं बेटा। रिन्यूएबल, जिसका खत्म होने का डर नहीं है, रिन्यू हो सकता है। Resources are those which can be used without the possibility or the fear of resources becoming depleted or exhausted, like tree,
एनिमल, सनलाइट, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। आपको पता है ये खत्म नहीं होने वाला, ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, इसका डर नहीं है खत्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के नाम से पता पड़ रहा है, नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं मिलेगा आपको, दोज विच गेट्स एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज। आप इसको निकालते चले जाओगे, धरती से मिनरल्स निकालते चले जाओगे, क्रूड ऑयल यानी कि निकालते, फॉसिल फ्यूल जो बर्न होके क्रूड ऑयल बन जाता है या कोयला बन जाता है, उसको धरती से निकालते चले जाओगे, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं क्लास उसको बनने में, आप उसको निकालते चले जाओगे ना, वो खत्म हो जाएगा और वो ग्राउंड में पाया जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स है। दे आर फिक्स अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज एंड दिस कैन बी समटाइम हार्ड टू फाइंड। पता करना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी बड़ी धरती है, कहाँ कहाँ पे नीचे मिनरल्स छुपे हुए हैं, जो कई कई लाखों साल पहले कोई एनिमल मर गया था, कोई मरीन लाइफ का एनिमल मर गया था, या फिर कोई लकड़ी जो है, पेड़ है, वो टूट के गिर गया, वो धरती के नीचे चला गया, लाखों साल लगे उसको कोयला बनने में। तो जब उसे निकालेंगे तो डर रहेगा वो खत्म हो गया, अब अगले लाखों साल कौन वेट करेगा, जिंदगी 70-80 साल की रह गई है। दीज आर फॉसिल व्हील्स वी बर्न, उसे जलाते हैं, नेचुरल गैस, कोयला, ऑयल, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट, मतलब मोस्ट तो नहीं कहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, बट पहला फंक्शन है एनवायरमेंट जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन के लिए। सेकेंड है एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ, एनवायरमेंट है तभी लाइफ। आपको पता है कि हम कहीं भी और जिंदा नहीं रह सकते धरती के अलावा, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, लोग जाते हैं मून प्लैनेट तो छोड़ दो, है ना, मार्स तक जाने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्स तक हम लोग इंसान भेजेंगे। आज तक मार्स पे इंसान तो पहुंचे नहीं थे, चांद पे ही पहुंचा हुआ है, वो भी सिलेक्टेड कंट्रीज जिन्होंने चांद पे, मतलब सिलेक्टेड क्या, आई थिंक इंडिया में किसी इंसान को तो भेजा नहीं है, अमेरिका ने भेजा हुआ है, ठीक है। तो चांद तक हम जाने की बात करते हैं, वहां भी एनवायरनमेंट नहीं है, वहां भी आप देखते हो स्पेस सूट पहन के जाते हैं, और आपने सारी वीडियोस देखी ही होंगी। तो एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, हमारा जो अर्थ है उसका जो एनवायरनमेंट है ना, वो ऐसा है कि हम जिंदा रह सकते हैं। सबसे अच्छा है, जो धरती है ना वो वरदान है हमारे लिए, हम यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड सन, सॉइल, वाटर, एयर, सारी चीजें हमारे पास है। सन है, सॉइल है, वाटर है, इन चारों में से कोई भी चीज नहीं रहेगा ना तो इंसान मर जाएगा, राइट। विच आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बायोटिक कंपोनेंट कांट सर्वाइव विदाउट दीज एलिमेंट। तो एनवायरनमेंट हमें ये सारे के सारे एलिमेंट देता है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रह पाते हैं। अगला है एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट। हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड की। तो अब हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारा कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन करेंगे तो वेस्ट जनरेट होगा, वो वेस्ट जाता कहाँ है? हर वेस्ट डिग्रेड नहीं होता, बट एनवायरनमेंट क्या करता है, काफी सारे वेस्ट को समा लेता है, मट्टी बना देता है उसको। अगर आप कोई चीज खा के यहाँ फेंक देते हो, कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल, प्लास्टिक, तो ऑब्वियसली प्लास्टिक तो सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन ही है, वो एग्जॉस्ट नहीं होता, लेकिन बाकी सारी चीजें मट्टी में मिल जाती है। तो एनवायरनमेंट क्या करता है, हमारे लिए रिसोर्सेज को डिग्रेड करने का काम करता है, उसको मट्टी में मिलाने का काम करता है, नहीं तो पूरी दुनिया में कूड़ा ही कूड़ा इकट्ठा होता। अगला एनवायरनमेंट एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट है तभी हम लोग ग्लेशियर्स देख सकते हैं, बीचेस। हमारे भारत में स्पेशली मैं बहुत, मतलब पहले मेरा बहुत शौक था कि भाई अलग अलग कंट्री में घूमने का, पूरा वर्ल्ड घूमने का, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है। अपने भारत के अंदर ना सब कुछ है, चाहे वो पहाड़ हो, ऑल्दो करप्शन है, फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, इन सारी चीज़ों के अलावा भी अगर आपको माउंटेन्स देखने हैं, आप उत्तराखंड, कश्मीर चले जाओ, ठीक है, हिमाचल चले जाओ। आपको बीचेस देखने हैं तो आप केरला जाओ, उड़ीसा जाओ। आपको बीचेस देखने हैं तो तमिलनाडु जाओ। फिर आपको रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान, हाँ, मतलब पूरे की बर्फबारी देखनी हो, कश्मीर के अंदर जाओ। हर चीज़ हमारे इंडिया के अंदर ना, हर चीज़ अवेलेबल। अगर यहाँ पे अभी गर्मी हो रही है ना, तो इंडिया के अंदर ही कहीं पे भी सर्दी हो रही होगी, कहीं पे बारिश हो रही होगी। हर चीज़ अपने भारत के अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग, है ना। तो हमें एनवायरनमेंट है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है, जिसकी वजह से हम लोग फ्री टाइम में जाते हैं, घूमते हैं, ये सारे एनवायरनमेंट का मजा लेते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट है तभी लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं, कोई बीचेस पे जाता है, कोई डिजर्ट में जाता है, कोई जाता है क्लास आपका एवरेस्ट पे जाता है, कोई आपका अलग अलग जगह सब लोग घूमने जाते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर देखने जाते हैं। तो एनवायरनमेंट है तो ब्यूटी ऑफ नेचर हमें देखने को मिलता है। लेकिन as we already studied that environment provide resources for production, it also assimilate waste. This capacity is known as carrying capacity. Due to this carrying capacity environment sustain life. environment क्या करता है, हमें resources provide करता है, और हमारे जो waste है उस resources से हम जो waste generate करते हैं production consumption से, वो सारा waste भी संभाल लेता है। ये environment की carrying capacity है, right? और इसी की वजह से हमारे पास लाइफ है। वी मस्ट इंश्योर दैट एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम खत्म करते चले जा रहे हैं और एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज दे रहा है, तो हम रिसोर्सेज को इतनी जल्दी खत्म ना कर दें कि एनवायरनमेंट हमें दे ही ना पाए। समझ रहे हो, इतनी जल्दी खत्म नहीं करना है।
एंड जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। जो वेस्ट जो है वो उसकी कैपेसिटी है, वेस्ट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो उस कैपेसिटी से ज्यादा वेस्ट अगर जनरेट कर दिया सो वहां पे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाएगा और उस सिचुएशन में एनवायरनमेंट अपने बाकी सारे फंक्शन को परफॉर्म करना बंद कर देगा। व्हेन देयर इज नॉट सो द एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द फंक्शन। वेस्ट इतना कर रहे हो कि एनवायरनमेंट समा नहीं पा रहा, रिसोर्सेज को इतनी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से डिग्रेड कर रहे हो, पेड़ इतने काट रहे हो कि नया पेड़ बन नहीं पा रहा, तो भैया उसमें होगा क्या, दुनिया तबाह हो जाएगी। हमें जो इन्वायरमेंट अपने बाकी फंक्शन से परफॉर्म नहीं करेगा, नई नई बीमारियां पनपने लगेंगी और धरती पे वैसे भी इतना बोझ बढ़ गया। आपको तो कोविड में क्या हुआ, कितने लोग जो है वो खत्म हो गए। ऐसी ऐसी चीजें, नई नई बीमारियां आएंगी और लोग जो है वो खत्म होते चले जाएंगे। ओके, so this is the situation today all over the world. The rising population of the developing country, excessive use of natural resources, huge stress on the earth, excessive waste generation and pollution results environmental crisis. हम हर चीज के लिए प्रोविजन बनाते हैं लेकिन हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के लिए प्रोविजन नहीं बनाते। हम एक एसी खरीदते हैं, एक मशीन खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, तो हमको पता होता है 5 साल बाद नया फोन लेना पड़ेगा, लेकिन हम जो पेड़ काटते हैं, अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, कूड़ा करकट फैलाते हैं, एनर्जी का बेफालतू का वेस्टेज करते हैं, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि भैया वो खत्म हो जाएगा। हमें लगता है सब चीज परमानेंट, बट नहीं है। अगर आप भारत के अंदर की बात करो तो स्वच्छ हवा हम लोगों ने खो दी है, पानी हम लोगों का पूरा गंदा हो चुका है, फिल्टर हवा पानी दोनों खराब है। हवा पानी बिल्कुल बुरी तरीके से भारत में मोस्ट ऑफ द सिटीज में खराब हो चुका है। सब फिल्टर का पानी यूज करते हैं और धीरे धीरे हवा भी पॉल्यूट हो रही, लोग बाहर जा नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। स्पेशली आप देखते हो दिवाली के टाइम पे कितना ज्यादा एनसीआर में कितना हो जाता है, इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में भी हो जाता है। तो हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इसीलिए चैप्टर तुमको पढ़ाया जा रहा है कि तुम तो समझो इस चीज को, पढ़े लिखे बच्चे हो। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बता दिया मैंने क्लास, ये इन्वायरमेंट की वो कैपेसिटी है जो डिग्रेडेशन को अब्सॉर्ब कर सकता है, यानी जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है उसको ये अब्सॉर्ब करता है। कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली एक मैक्सिमम लिमिट है जहां तक हमारा इकोसिस्टम सपोर्ट कर सकता है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है, कैरिंग कैपेसिटी भाई ये 5 लीटर का एक कैन है, अब इसके अंदर पानी भर रहे हो, पॉपुलेशन बढ़ रहे हो, अब भरते जा रहे हो, तो भैया अब ये तो भर गया ना, तो किसी ना किसी बहाने से तो निकलेगा, है ना। बहुत सारी बीमारियां निकलेंगी वेदर की वजह से, लॉस ऑफ हैबिटेट, ओल्ड एज, इसकी वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं तो खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा है ना कि एक्सेसिव जो है वो फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी से बाहर चला गया। तो भाई एक बोझ का एक लिमिट है, जो इंसान बोझ को समा सकता है, झेल सकता है, राइट, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो ये कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट का है। अगला 2 बेसिक प्रॉब्लम, सबसे पहला है पॉल्यूशन का, दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना। पॉल्यूशन और एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये 2 पॉइंट है जिसने हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रखा है। दामोदर वैली इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स। पॉल्यूशन फ्रॉम द हेवी इंडस्ट्रीज अलोंग विद द बैंक ऑफ द दामोदर रिवर आर कन्वर्टिंग इनटू एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। तो यहाँ पर लोगों का रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो पॉल्यूशन अगर होगा तो आप रहना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना, जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा आपका। पॉल्यूशन आपका जो है बहुत अलग अलग टाइप का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली जो एक सॉलिड पार्टिकल्स है वो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है ना, सॉलिड पार्टिकल PM2.5 आप बोलते हो ना, सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, हम दूर तक देख नहीं पाते, आंखों में हमारी जलन होने लग जाती है। और ये एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण है। गाड़ियों से जो पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों गैसेस इंजन से हो चाहे क्लास बर्न होता है फ्यूल गाड़ियों में, उनकी वजह से जो गैसेस फैलता है, स्मोक्स जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, माइनिंग की एक्टिविटी से भी होता है, खनन करते हैं ना तो मट्टी रेत उड़ता है ना, जब हम गड्ढा खोदते हैं नीचे से खनन करके कोई भी चीज नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है, हाउस क्लीनिंग सब्सटेंसेस से भी पॉल्यूशन होता है। जब आप घर पे पेंट होता होगा तो आप देखो रह नहीं पाओगे, घर में ऐसी स्मेल आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का कारण है। ये सारे पॉल्यूशन है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में बना के सिंपल भाषा में लिख सकते हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस इस पे पेपर में देता नहीं है, कि सबको पता है ये चीजें, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ रखा है, ये सब आपको आता है। लेकिन एयर पॉल्यूशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम हर 1 मिनट में कई बार सांस लेते हैं। पानी हम लोग कई 1 घंटे में पीते होंगे तो हर सेकंड में हम सांस लेते हैं। तो सबसे खतरनाक तो एयर पॉल्यूशन है, सेकंड नंबर वाटर पॉल्यूशन, थर्ड नंबर पे नॉइज पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन से अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, निमोनिया और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। तो कैसे कंट्रोल करें एयर पॉल्यूशन को? सबसे पहला पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करें। ऑल दो इसके भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। सड़क हमारी प्रॉपर नहीं है, पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बस में अगर 40 लोग बैठ सकते हैं ना
तो इंडियन बस ड्राइवर बोलेंगे 80 लोग बैठो, लटक लटक के लटक रहोगे, बस झुक जाएगी, लेकिन भरना बंद नहीं करेंगे, बस पूरी भरी पड़ी है। वो फिर भी आप बोलोगे जगह है, बोलेगा बहुत जगह, आ जाओ आ जाओ अंदर, भरो 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 भरो। वो भरता चला जाएगा और बस पे हाथ मार मार के भर भर के चलाता चलाएगा, जहां पे रिस्क भी है लाइफ का, ठीक है। और टाइम पे चीजें ना होना, ट्रैफिक, बहुत सारे इश्यूज हैं, इसकी वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न। तो लेकिन पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, कार पुलिंग का इस्तेमाल करें। अगर आप एक ही सेक्टर से एक ही जगह पे जा रहे हो, 4 अलग अलग लोग, तो 4 गाड़ी ना करके पैसे बचा के एक ही गाड़ी कर सकते हो। कुछ कुछ आप पैसा भी ले सकते हो अपने को पैसेंजर से और साथ में उनको ड्रॉप कर सकते हो। इससे भीड़ भी कम लगेगा, जाम भी कम लगेगा, आपका पैसा बचेगा और उनका भी पैसा बचेगा, सबका फायदा, किसी का नुकसान नहीं है, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल, और बच्चे ये चीज तो करते हैं, स्कूल वगैरह में करते होंगे ना, आप एक ही कॉलोनी मोहल्ले से 2 लोग जा रहे हैं तो अरे भाई मुझे बिठा ले, मुझे भी ले चल, तो ये उसका फायदा होता है। हाँ, लेकिन जो भी आपके साथ बैठ के जाता है उसको थोड़ा बहुत तेल डलवा देना चाहिए, कई बार ऐसा ना हो कि भाई उस बंदे का पागल बने। ओके, तो प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल इन व्हीकल्स, व्हीकल में जो आपके इलेक्ट्रिक कार है वो यूज करो, सीएनजी कार्स को यूज करो, पेट्रोल डीजल का यूज नहीं करो, बट इसके भी डीमेरिट्स हैं। अब इंडिया में देखो सॉल्यूशन हर कोई है, बट प्रॉब्लम्स इतनी है ना, जैसे मान लो कि भाई इलेक्ट्रिक कार है, उसमें भी शिकायतें बहुत सारी आ जाती है। इलेक्ट्रिक कार के अंदर चार्जिंग का इशू है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो धीरे धीरे इंडिया ग्रो हो रहा है, होपफुली आगे आने वाले 5-10 सालों में, क्योंकि 2030 तक सरकार का मोटो है पेट्रोल डीजल को खत्म कर देना, 2030 तक, है ना। 26 आ ही गया है, 4 साल में सरकार का मेन मोटो है इसे खत्म करो। तो बाकी सारी चीजों पे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक कार्स काफी ज्यादा बन रही है। फैन, लाइट, पंखे, एसी, जब नहीं बैठे हो घर में, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गर्मी के अंदर बैठो बिजली बचाने के लिए क्योंकि पॉल्यूशन होता है, नहीं, अब बिना बात के वेस्टेज मत करो रिसोर्सेज का, ठीक है। क्लीनर एनर्जी यूज करो, लाइक सोलर एनर्जी को यूज करो, क्लीनर फ्यूल्स लाइक एलपीजी का यूज करो, है ना, इंडोर एयर पोल्यूशन से बचने के लिए लकड़ियां वकड़ियां मत जलाओ खाना पकाने के लिए। वाटर पॉल्यूशन, पानी जो खराब होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, सारे घर के नाले जो है वो पानी में चले जाते हैं, फैक्ट्री का सारा कूड़ा करकट गंदगी जो है, केमिकल वगैरह वेस्टेज सब नदियों में बहा देते हैं। गंगा जैसी नदी जो है कितनी गंदी हो गई, यमुना, दिल्ली में देखो नदी कम नाला ज्यादा लगती है, दिल्ली की जो यमुना नदी है, आप देखना कि दिल्ली वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं, देखना आप निकलते होगे ना आसपास, कौन सा ब्रिज है, फ्लाईओवर है, तो आप उसमें से निकलोगे नीचे, पूरा ऐसा लगता है पूरे झाग झाग गंदा, ऐसा लगता है नाला है कोई, यमुना नदी जो इतनी गंदी हो गई। डोमेस्टिक सीवरेज जो कि डायरेक्टली नदियों में बहा दिया जाता है, और इंडस्ट्रियल का वेस्ट नदियों में डायरेक्टली बहा दिया जाता है, इंडस्ट्रीज का सारा वेस्टेज। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है वो रिवर्स में, स्ट्रीम्स में बहा दिया जाता है। फार्मर्स भी वेजिटेबल्स को उसी पानी में साफ कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा जो यूरिया वगैरह है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खाद वगैरह जो भी है, वो सब यहाँ से बह के वो पानी में चला जाता है। तो उससे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन दोनों होता है। इससे हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, डायरिया, कोलेरा, रोटा वायरस जैसी खतरनाक बीमारियां वाटर पॉल्यूशन से हो सकती हैं। अगला है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन, जो भी साउंड हो रहा है गाड़ियों में, जो क्लास हॉर्न लगे हुआ है, इंडिया में देखते हो ना हॉन्किंग कितना गंदा है, और बड़े बड़े डिफरेंट काइंड ऑफ हॉन्क लगवाते हैं लोग, मतलब कि आदमी उछल जाए अगर वो हॉन्क बजाए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो भाई गाड़ियों में वो छपरी वाला हॉर्न लगा देंगे, एकदम बॉ बॉ आवाज करेगा, है ना, बुलेट को फोड़ेंगे बुरी तरीके से। या फिर आगे देखोगे कि भाई रेड लाइट है, रेड लाइट है, पहले से हॉन्किंग करना चालू कर देंगे, भैया रेड लाइट पे कोई सोने थोड़ी आया है, उसको भी आगे निकलना है, तो रेड ग्रीन होगा तभी जाएंगे, वापिस से हॉन्किंग करना चालू कर देंगे। दिल्ली विल्ली में तो आपने देखा होगा काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लाइक इरिटेशन, हाइपरटेंशन और हियर लॉस, स्लिप डिस्टर्बेंसेस। अगर आप फॉरेन कंट्रीज की वीडियोस देखोगे या फिर आपके रिलेटिव कहीं गए हो, आप उनसे पूछोगे या फिर आप कभी गए हो, आपने देखो वहां पे हॉन्किंग नहीं करते, उसको इंसल्ट माना जाता है। क्योंकि यार रोड पे कोई गाड़ी लेके निकला है तो बहुत रेयर है कि कोई, मतलब रेयर क्या, कोई भी वहां सोने तो निकला नहीं होगा। तो हॉन्किंग नहीं करना है जब तक इमरजेंसी ना हो, उससे शांत रहता है, और सड़क पे निकलोगे तो आपको अच्छा फील होगा, शांत रहेगा माहौल, और पॉल्यूशन ऑब्वियसली नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अपने इंडिया में तो जगह जगह स्पीकर्स, और दुकान वाले भी आजकल छोटी छोटी ठेली वाले भी स्पीकर लेके जो है वो सामान बेचने लग जाते हैं, तो काफी इससे ज्यादा एयर नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो आपने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन पढ़ लिया। नाउ मूविंग टू द एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का बुरी तरीके से एक्सप्लोइटेशन, जैसे सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, है ना। मैंने कहा ना कि हम लोग जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा, और हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में ना हम सोचते हैं सिर्फ हमें फिजिकल कैपिटल चाहिए, फिजिकल कैपिटल मतलब मशीनरी नहीं, हमें नेचुरल रिसोर्सेज की भी जरूरत है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, और प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो दोनों डेप्रिशिएट होते हैं। लेकिन फिजिकल कैपिटल के लिए आप बना लेते हो प्रोविजन, लेकिन नेचुरल कैपिटल के लिए हम कोई प्रोविजन नहीं बनाते। हम एक पेड़ काटते हैं तो कभी नहीं सोचते कि दूसरा पेड़ लगा दें। और सोचो ना, देश के डेवलपमेंट के लिए कितनी सारी जगह पेड़ काटे जाते हैं ताकि वहां पे एयरपोर्ट बनाए, जैसे कि हॉस्पिटल, क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, मेट्रो, है ना, ये सब चीज बनाए, कितनी
इतनी सारी जंगल झाड़ियों को निकाल दिया जाता है, तो वहां पे कितने सारे जीव जंतु रहते होंगे, वो बेरोजगार हो जाते हैं। और पेड़ काटोगे तो रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज होगा, क्योंकि पेड़ ही बारिश कराते हैं। ये तो पता ही है आपको, पेड़ की वजह, मैं उस स्टेप पे नहीं जाऊंगा, आपने पढ़ा भी होगा कि पेड़ ही जो है वो बारिश कराते हैं। तो लेकिन पेड़ ही काट दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्री टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड द फॉरेस्ट, किसी और चीज के लिए स्पेस देना, चाहे क्लास लैंड को एग्रीकल्चर के लिए, चाहे टिम्बर को काटा जा रहा है फ्यूल के लिए, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोलॉजिकल इंबैलेंस और एयर पॉल्यूशन। ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं डिफॉरेस्टेशन से। तो आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में कुछ लिखने को आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है। सेकेंड है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जहां पे सॉइल की ना अपर जो लेयर, मट्टी का जो है, लैंड का अपर लेयर जो सॉइल होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पौधों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मतलब उस चीज को बुरी तरीके से खत्म कर देना, इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग विंड फ्लड जब आता है ना, सॉइल का जो अपर लेयर है, जहां पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, वो सारे उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन जो है बंजर बन जाती है और वहां पे फिर फसल नहीं होती, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ सॉइल खत्म हो जाना, ताकि वहां पे पौधे ना उगे, खेती बाड़ी ना हो सके। वो ओवरग्राजिंग की वजह से भी होता है, बहुत ज्यादा चर जाना फील्ड को जानवरों द्वारा, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन, और फिर आपने क्रॉप रोटेशन नहीं किया, इन सब की वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है। थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, किसी प्रजाति का विलुप्त हो जाना। अगर आप जंगल जल जाएगा, जंगल को हटा दोगे, तो वहां पे जो जीव जंतु है वो क्या करेंगे, उनको कहां, उनका तो वही घर था ना, फिर वो शहरों में जाएंगे, फिर लोग उनको मार देंगे, जिसकी वजह से क्लास बायोडाइवर्सिटी, किसी प्रजाति का विलुप्त। सेव द टाइगर अभियान आपने सुना होगा, सेव द टाइगर अभियान चलाया था भारत ने, टाइगर खत्म हो गए थे, लिमिटेड 100 के अंदर टाइगर रह गए थे, सरकार ने फिर सेव द टाइगर अभियान चलाया कि भाई एक प्रजाति अगर हमारी विलुप्त हो गई, तो सोचो ना आगे आने वाली जनरेशन, जैसे हम आज डायनासोर नहीं देख पाते, डायनासोर थे नहीं है, कंफ्यूजन है, थे नहीं है, आज हम खत्म हो गए उनकी प्रजाति, हम उनको नहीं देख पाते, इस तरह से आगे आने वाली जनरेशन इस कोई जीव जंतु अगर खत्म हो गया उसको देख ही नहीं पाएगी। So biodiversity is the existence of the number of different kind of animal and plant which together makes a good and healthy environment. Biodiversity loss is disappearance. इसका मतलब क्या होता है? Biodiversity loss का मतलब disappearance of different type of species, plant, animal worldwide and also local reduction or loss of species in certain habitat. किसी पर्टिकुलर जगह पे उन जीव जंतु खत्म हो जाना है, फिर वर्ल्ड वाइड उसका गायब हो जाना, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। उसका मेन रीजन क्या है? पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा गर्मी, ग्रीन हाउस इफेक्ट और पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन होगा, कंजप्शन बढ़ेगा, तो भाई लोग कहाँ रहेंगे फिर? वो सीधी सी बात है, इंसानों की प्रायोरिटी ज्यादा है, इंसान ज्यादा हो गए, कहीं जंगल है, जंगल काट के बस्ती बसा दी वहां पे। अगला है ग्लोबल वार्मिंग, ये इंटरनेशनल कॉज है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, तभी नाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब है पूरे वर्ल्ड में ना टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, गर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं, सर्दियां कम होती चली जा रही है। गर्मियां अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, है ना, हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। आपको पता है सारा ग्लेशियर पिघल गया ना, पूरी धरती डूब जाएगी। मरीन लाइफ पे इंपैक्ट आएगा, गर्मी बढ़ती तो मच्छर पनपते हैं, नई नई बीमारियां पनपती हैं। और सबसे बड़ा रीजन है कि सबसे बड़ा जो रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, वो क्या है? जो कार्बन रिलीज होता है, और सबसे ज्यादा कार्बन कौन रिलीज करता है? पावर हाउस। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अमंग द ग्रीन हाउस गैसेस द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है, ये जो सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती टकरा के ऊपर चली जाती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? यहाँ पे एक थिक लेयर बना देती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से टकराती तो है यहाँ पे लाइट, लेकिन ऊपर नहीं जा पाती, फिर वो वापस टकरा के नीचे आ जाती है और यहाँ पे ना गर्मी जैसा माहौल बन जाता है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही, जैसे आप गर्मी में धूप में कहीं जाते हो, किसी मॉल में गाड़ी आपने बाहर पार्क कर दी, डायरेक्टली सन लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, और आपने 2-4 घंटे गाड़ी वहां रख दी ना, फिर गाड़ी में घुस नहीं पाओगे आप बाद में, इतनी गर्मी लगती है। आप गाड़ी खोलते हो ना, चारों दरवाजे, इतनी गर्मी रहती है, आप अंदर घुसते हो, एसी ऑन करते हो, थोड़ी देर उसके बाद कहीं जाते हो, तो वापस घर जाते हो। तो यही रीजन है, सेम टू सेम यही है कि सनलाइट अंदर चलेगी लेकिन अंदर से बाहर नहीं आ पाए, इसकी वजह से अंदर एक तरह से आग का गोला जैसा बन जाता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वो गाड़ी की बात है और यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड की बात है। ग्रीन हाउस गैस
जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नीचे आया, ऊपर जा नहीं पाया। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, इन सब ना प्राइमरी है। ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, लेकिन मीथेन सबसे खतरनाक है। मीथेन इज मोर पावरफुल, बट सबसे ज्यादा शेयर किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्रीन हाउस गैसेस में। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहां रिलीज होता है? पावर प्लांट में। और जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आज भी कोयला को जलाया जाता है बिजली को बनाने के लिए। सबसे ज्यादा सोचो ना, पूरे भारत को 24 घंटे, पूरे वर्ल्ड को 24 घंटे बिजली चाहिए। तो 24 घंटे बिजली बनाने के लिए कितना कोयला, कितना फॉसिल फ्यूल जलता होगा, सोचो उससे कितना पॉल्यूशन होता होगा। उसी पॉल्यूशन से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। करंटली सरफेस टेम्परेचर जो है 0.2 डिग्री सेल्सियस से हर 10 साल में बढ़ रहा है। 1950 के बाद से कोल्ड डेज, कोल्ड नाइट्स कम हो गए, और हॉट डेज, हॉट नाइट्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। हॉट मतलब गर्मी, है ना। तो मौसम 3-3 महीने का होता है सारा का सारा, लेकिन अगर आप गर्मी को देखोगे तो गर्मी डोमिनेट करता है। गर्मी चलता है लगभग 8 महीने, 8 महीने तक जो है वो गर्मी चलता है। 2-2.5 महीने सर्दी के होते हैं, और बाकी महीनों को तो पता भी नहीं चलता कब आते हैं कब निकल जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है? टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, सी लेवल बढ़ता चला जाता है, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड, फेमाइन, हीट वेव्स बढ़ते चले जाते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते चले जाते हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर खत्म हो जाता है। ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो अंटार्कटिका में कोई कैसे घूमेगा? न्यू डिजीज, नई नई बीमारियां पनपने लग जाते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से ना मच्छर पनपते हैं, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां, लाइक मच्छरों से होने वाली बीमारियां, मलेरिया, डेंगू बढ़ते चले जाते हैं। और मरीन लाइफ पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है जब वाटर लेवल जो है वो बढ़ेगा तो। अगला है ओजोन डिप्लीशन। नेचुरल जो ओजोन डिप्लीशन है ना, वो सेकंड नंबर पे समझ लो आप। जो ओजोन लेयर हमारा है, जो सन से आने वाली यूवी रेस को रोकता है, वो अगर उसमें छेद हो गया इस ओजोन लेयर के अंदर, तो सन से जितने भी अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो आएंगे, धरती पे गिरेंगे हमारे ऊपर डायरेक्टली, हमको स्किन कैंसर जैसे बीमारियां भी हो सकते हैं। सोचो कि सूरज की रोशनी अगर बिगड़ गई, या जो भी उसका अल्ट्रावायलेट रेज है वो धरती पे आने लगा, कितना नुकसान होगा। तो जो हमारा ओजोन लेयर है वो भी छेद होता चला जा रहा है उसके अंदर, वो लेयर थिन और पतली होती चली जा रही है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बेसिकली कूलिंग सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं। सो ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू फेनोमेनन ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये लेयर है, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये सब लेयर है ना एटमॉस्फेयर का। मतलब अब एटमॉस्फेयर के ना अलग अलग लेयर बना रखे हैं। ट्रोपोस्फीयर है जहां पे हवाई जहाज बेसिकली उड़ते हैं इस एरिया के अंदर, फिर ये ओजोन लेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर। इसी तरीके से अलग अलग हेसोस्फीयर, मैक्सोस्फीयर, अलग अलग टाइप के लेयर होते हैं। खैर वो हमें जानना नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन। अभी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से बनता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन लेयर को पतला कर देते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कूलिंग सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं, एसी रेफ्रिजरेटर के अंदर बेसिकली, और जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होता है। और ओजोन डिप्लीशन होगा तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो रेडिएशंस आएंगी धरती के ऊपर, और लोगों को बहुत सारी बीमारियां जो है वो पनपेंगी। रिडक्शन इन ओजोन लेयर पाया गया, 5% का ओजोन लेयर में रिडक्शन पाया गया 1979 से 1990 तक। और ओजोन लेयर क्योंकि मोस्ट हार्मफुल रेज को रोकता है, अगर वो छेद हो जाएगा तो भैया उसको रोक नहीं पाएगा वो, लोगों को बीमारी लग जाएगी। दिस लीड्स टू अडॉप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जब ओजोन लेयर में छेद पाया गया तो कौन सा समझौता को अडॉप्ट किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनने डिसाइड किया, इंडिया भी पार्ट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, कि बैन करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड को एज वेल एज अदर डिप्लीटिंग केमिकल। जो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है उस केमिकल को, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड को हम वर्ल्ड वाइड जो है हमने सबने डिसाइड किया कि सब लोग अपने अपने देश में इसको चीज को भी बंद करो। ओजोन होल क्या है? ओजोन होल रेफर्स टू डिप्लीशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर ओवर अर्थ पोलर रीजन। सबसे अच्छी बात यह है कि पोलर रीजन में ओजोन होल पाया गया कि भैया जो पोलर रीजन होता है ना ऊपर की तरफ से धरती पे, ये तो यहाँ पे होल पाया गया ओजोन लेयर में। अंटार्कटिका में बेसिकली पोलर रीजन, जहाँ पे पता है ना कि कई कई दिन तक दिन रात होती, ठंडी कई कई दिन रात होती है। बट आफ्टर द इंटरनेशनल ट्रीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ये ध्यान रखना 1987, ओजोन लेयर जो है अब रिकवर हो रहा है कि भाई हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं करेंगे। तो छेद पाया गया था बट वो रिकवर हो रहा है अब अंटार्कटिका में, पोलर रीजन में। चिपको मूवमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड के अंदर एक मूवमेंट चालू किया है ना, जिसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट। जहां पे महिलाएं क्या करते, पेड़ों पे चिपक जाती थी कि भैया अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमको काटो, उसके बाद पेड़ काटना। इसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट। और ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जहां पे हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बस पेड़ों को चिपक जाएंगे, हक करेंगे पेड़ों को कि आपको पेड़ को काटना, पहले हमें काटो। कहां पे देखा गया पहले? ये मंडल विलेज में, अलकनंदा वैली,
उत्तराखंड में 1973 में, और नेक्स्ट 5 इयर्स में अलग अलग हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उत्तर प्रदेश में पहुंचता चला गया। फादर कौन थे चिपको मूवमेंट के? सुंदरलाल बहुगुणा। कर्नाटका में भी ऐसी सेम मूवमेंट पाएगा, इसको बोलते हैं एपिको मूवमेंट। यहाँ पे सलकानी फॉरेस्ट में सिरसी डिस्ट्रिक्ट में 160 मैन और वुमेन जो है बच्चे, सबने पेड़ों को जैसे पेड़ काटने आते थे लोग, है ना, तो भाई ये लोग पेड़ को चिपक जाते थे कि भैया आप पेड़ मत काटो। उनसे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते थे, बस चिपक जाते थे पेड़ों पे ताकि कोई पेड़ को ना काटे। कर्नाटका और यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड में, अभी तो वो क्लास उत्तराखंड हो गया, पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ध्यान रखना पीसीबी, 1974 में आया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ध्यान रखना, वाटर और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भारत में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया। इसका मेन क्या काम था? स्ट्रीम्स, नदियां, झरने, इन सबको क्लीन करना, क्वालिटी ऑफ एयर को प्रोवाइड कराना, इंप्रूव करना अच्छी क्वालिटी ऑफ एयर को, और एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना। मास मीडिया के थ्रू ये लोगों को बताते थे कि भाई क्लीन एयर, क्लीन वाटर कितना इंपॉर्टेंट है और आपको उसे क्लीन कैसे रखना है। जैसे आप स्टडीज में पढ़ रहे हो, राइट, तो आपको बताया जा रहा है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड रिडक्शन, एयर और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। डेटा कलेक्ट किया जाता है अलग अलग जगह का वाटर और एयर पोल्यूशन का, और ये लोग क्या करते हैं? पॉल्यूशन द मेजर फॉर इट्स इफेक्टिव प्रिवेंशन, लोगों को बताते हैं कि भाई कैसे प्रिवेंट करें, कैसे कंट्रोल करें और पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करें। तो एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार 1974 में लेके आई पॉल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सारा का सारा था एनवायरमेंट। नाउ मूव टू, अब हम चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि हम इस तरीके से डेवलप करें। देखो, जब जब हम डेवलप करेंगे ना तो उससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा ही होगा। सड़क बनेगी, घर बनेगा, पॉल्यूशन होगा, मिनरल्स निकाले जाएंगे, एसी चलाओगे, कूलर चलाओगे, फ्रिज चलाओगे, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होगा। बिजली का यूज तो सबको करना है ग्रोथ करने के लिए, है ना, तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। लेकिन हम लोगों को ये चीजें बंद नहीं करनी, हमें बस इनका वेस्टेज बंद करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि एसी चलाना, लाइट चलाना छोड़ दो क्योंकि पॉल्यूशन होता है, बिजली बनाने के लिए काफी सारा कोयला जलाया जाता है तो आप बिजली का यूज मत करो, ये मोटो नहीं है। मेन एम ये है कि अगर फालतू लाइट जला रहे हो जब जरूरत नहीं है तो आप उसे बंद कर दो। जहां पे एक साथ एक गाड़ी में 2 लोग जा सकते हो वहां पे आप अलग गाड़ी लेके मत जाओ। समझ रहे बात को? आपको पता है कूड़ा करकट आपको यहाँ नहीं फैलाना तो मत फैला। बेसिक सिविक सेंस इज आल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिक बात है, आपको पता है कि यार आपको खा पे ये गंदा, इंसान सोचता है कि यार, कई लोग देखते हो घर से बाहर ही कूड़ा फेंक देते हैं, उनको लगता है कि यार घर में तो साफ है। भैया आप ही तो उस रास्ते से निकलोगे ना, वो मक्खियां वहां पनपेंगी, कीड़े मकोड़े वहां पनपेंगे, तो वो आपके घर में भी तो घुस के आएंगे ना। आप कहीं अंटार्कटिका में जाकर फेंक के तो नहीं आ रहे। इवन स्पेस पे गंदगी करने के लिए मना होता है, स्पेस पे कोई रहता नहीं तब भी कहते हैं वहां बहुत गंदगी इकट्ठा हो गई, वहां भी गंदगी नहीं करना। समझ रहे हो बात को? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट करो जो आज की नीड के साथ साथ हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड को भी पूरा करे, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। इसीलिए वर्ल्ड वाइड 17 ग्लोबल गोल बनाए गए जिसको बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए 25 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में। डेटा याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस बनाया किसने? यूएन ने न्यूयॉर्क के अंदर बनाए, जिसमें 193 देशों ने, लगभग 196 या 200 के अराउंड कंट्री है, बिकॉज कंट्री भी चेंज होता रहता है उनके नंबर भी। तो अब इन सब ने साइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन्होंने बोला 17 जो है वो गोल है और 169 टारगेट्स है। इन्होंने 2 चीज बनाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स थे और 169 टारगेट थे। इंडिया ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे जाके साइन किया और बोला 2030 तक हम इन सारे गोल्स को अचीव करेंगे। सर वो कौन से गोल थे? गोल बहुत सारे थे, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज एक्सेट्रा। ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जहां पे इंडिया ने साइन करा है जाके। लेकिन आप आज की मीडिया को देखना, वो इन टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको क्या चाहिए? टीआरपी। तो सब बात करते, अटैक हो गया, यूक्रेन में अटैक हो गया, अटैक इजराइल ने कर दिया, अमेरिका में कर दिया, मोदी जी घुस गए, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। रील्स दिखाते हैं इधर की, ये रील वायरल हो रही है, इसके पीछे का सच जानिए। एस्ट्रोलॉजी दिखाएंगे आपको, अलग अलग तरीके से ये होगा, इसने ये बोल दिया, उसने, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन ये जो 17 गोल्स है, अच्छा आई होप कि आपने जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत
अच्छा लगा ये जितने भी गोल्स हैं, लाइक क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं है, कोई भूखा नहीं सोएगा, क्लीन वाटर सबको मिलेगा, क्लाइमेट एक्शन है, इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी, गरीब अमीर के बीच का फासला। क्या ये सब बात पे कभी कोई बात करता है? कोई सरकार, कोई मीडिया कभी इन सब पे बात नहीं करती। हाँ, साइन किया है 2030 तक ये अचीव करना है। आप सोच लो कि 2030 जो है आने वाला है, क्या हमारी कंट्री में ये सब चीज अचीव हो पाएगा? तो मुझे कमेंट्स में बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है? पहला एम क्या है? सस्टेनेबल और इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट। हम हर चीज यूज करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखो। जो पानी है, जो पहले नल हुआ करते थे, नल से पानी पी लेते, रास्ते में चलते जाओ ना कहीं नल मिल जाता था, नल से पानी निकाल के पी लेते थे। आज आप टंकी से आया हुआ पानी पी नहीं सकते, आप बिना फिल्टर करे पानी नहीं पी सकते अर्बन सिटीज के अंदर। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डैमेज करना बंद करेंगे, कंजर्व करेंगे और नर्चर करेंगे। हम सारे जीव जंतु हमारे इंपॉर्टेंट है, सबकी हमें रक्षा करनी है, सबका हर धरती पे उतना हक है जितना हमारा हक है। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहला, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करना है। जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कोयला, क्रूड ऑयल, उनको यूज नहीं करके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो नए हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, इन सब एनर्जी का जो है हमें यूज करना है नेचुरल तरीके से। जो पुरानी चीजें हैं ना, उनका यूज नहीं करना है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज व्हिच आर रेगुलरली यूज्ड बाय मेनी इयर्स to produce heat, light, food and electricity. The energy sources include firewood, fossil fuel, cow dung. ये सब चीज यूज नहीं करना है. These fossil fuels are coal, oil and natural gases. The major disadvantage of these conventional sources is that they cause high pollution. इनसे जो conventional sources है ना, पुरानी चीजें, उनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है. बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल वही कोयला, पेट्रोल, रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन. दिस कैन बी अवॉइड बाय यूजिंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, टाइड्स, विंड, सन, जियोथर्मल, बायोमास एनर्जी. इनसे अगर हम एनर्जी बनाते हैं तो पहली बात तो ये खत्म नहीं होंगे कभी, और दूसरी बात इससे पॉल्यूशन नहीं होगा. तो हमें मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना है, ना कि हमें कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज करना है. अगर आप चाहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं. अगला क्या है? क्लीनर फ्यूल, सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस का यूज करें, है ना. प्रधानमंत्री ने एलपीजी को प्रमोट करने के लिए उज्ज्वला योजना लेके आया, जहां गांव-गांव की महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया गया. कितना दिया गया, दे नो वेरी वेल, बट हाँ, वो योजनाएं लाई जाती हैं. गोबर गैस प्लांट यूज कैटल डंग टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो गोबर गैस का भी यूज करते हैं, है ना. नेचुरल तरीके से, कोई भी चीज जो है केमिकल तरीके से यूज नहीं करेंगे, क्लीनर फ्यूल यूज करेंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने बता दिया था. ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल सा रूल है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह है उसको यूज नहीं करेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे. नेचुरल तरीके से, मैंने आपको एग्जांपल दिया था वर्मी कंपोस्ट का रूरल डेवलपमेंट के अंदर, वो यूज करेंगे. गोबर गैस, गोबर जो है गोबर वगैरह या फिर जो भी घर का वेस्ट है उससे हम बनाएंगे ग्रीन मैन्योर, और उसको हम छिड़काव करेंगे. केमिकल का छिड़काव नहीं करें क्योंकि वो मिट्टी को खराब कर देता है. और ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल हेल्थ पे काम करता है, प्लांट हेल्थ पे नहीं काम करता. सॉइल बना रहेगा ना तो प्लांट अपने आप अच्छा होगा. अगला है और मिनी हाइडल प्लांट. पहाड़ी एरिया में छोटे छोटे झरने होते हैं, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम लगाते हैं पूरा, ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को बिजली मिल सके. ट्रांसमिशन टावर वगैरह लगाना बहुत पॉसिबल नहीं होता गांव में, बड़ा मतलब कि जो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे बेसिकली ये क्या करते हैं, मिनी हाइडल प्लांट लगाते हैं. इन माउंटेन्स रीजन स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. मिनी हाइडल प्लांट्स यूज एनर्जी सच स्ट्रीम्स टू मूव स्मॉल टर्बाइन. छोटे टर्बाइन को घुमा के जो लोकल एरिया है उनके लोगों के लिए इनफ बिजली जो है बनाते हैं. मोर एवर लार्ज स्केल ट्रांसमिशन टावर एंड केबल्स आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन सच टाइप ऑफ प्लांट, मिनी हाइडल प्लांट में. अगला है विंड पावर. आपने देखा ही होगा ये विंड पावर, जैसलमेर में अगर आप कभी घूमने गए हो, बेहिसाब आपको विंड जो है पावर मिलेगा. ये पंखे बड़े बड़े ये बहुत बड़े होते हैं, मतलब आप जिसको ना सोच रहे हो ना उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इनके क्लास ये फैंस होते हैं. ये घूमते हैं और इनसे बिजली बनाई जाती है बहुत बड़े तादाद में. विंड टर्बाइन घुमाया जाता है केबल्स के थ्रू, अलग अलग ट्रांसमिशन टावर के थ्रू ये लोग बिजली पहुंचाते हैं. विंड पावर नेचुरल तरीके से, हवा जहाँ चलती है वहाँ ये बनाए जाते हैं. ट्रेडिशनल लोगों को ट्रेडिशनल नॉलेज पता होना चाहिए, यानी कि नेचुरल तरीके से, कोई केमिकल का यूज़ ना करना, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, चाहे बीमार पड़ जाते हैं लोग तो नेचुरल तरीके से इलाज करना सीखे, रेदर देन वो यहाँ पे केमिकल का यूज करें. अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, लोगों को अवेयर करो ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, वो कंजर्व करें. और सबसे लास्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो. सोचो, आप सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है बेनिफिट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एक बस में इतने लोग आ गए, अच्छे से देखो रास्ता कितना साफ सुथरा है, पॉल्यूशन कितना कम है, और इतने ही लोग अगर इसके अंदर आते हैं तो इतनी गाड़ियां लगती हैं, अलग अलग गाड़ियों में आएंगे, तो आप खुद ही देख लो क्लास रास्ता कौन सा आपको पसंद है. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सरकार अगर बेहतर बना दे तो डेफिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ बेस्ट
बेस्ट ऑप्शन, सस्ता भी रहेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, इस चीज को प्रमोट करने के लिए केजरीवाल ने एक रूल लागू किया था दिल्ली में, ऑड इवन रूल, जहां पे ऑड ऑड डेट पे ऑड गाड़ी, इवन डेट पे इवन गाड़ी चलेंगी, और जो फॉलो नहीं करेगा 4,000 की पेनल्टी लगेगी, ताकि आधी गाड़ियां घर रह जाएं। ऑल ये चलाने लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, फिर ये सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि इसका कोई रोड मैप था नहीं, कोई फ्यूचर था नहीं। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ? 3 दिसंबर 1984। इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के चलते सरकार जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई, कब? 1986 में। तो ये डेटा के लिए बस इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ओके तो आई होप कि आपको अच्छे से एनवायरनमेंट चैप्टर पूरा का पूरा समझ आया और आप इसको अच्छे से लर्न कर लो, टाइम देके अपनी भाषा में बना के सिंपल तरीके से आप इसे लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, हमारा आखिरी चैप्टर, मुझे सबसे वादा चाहिए, कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस चाहिए कि आज आपका ऑफिशियल सिलेबस खत्म हो रहा है या नहीं, कितना बाकी है, मुझे लिखो क्या क्या दिक्कत आपको आ रही है, कहां प्रॉब्लम आ रही है। ऑल्दो आप मॉक्स लगा लोगे तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, मेन एग्जामिनेशन में लिखना कैसे वो सीख जाओगे। और अकाउंट जितना टफ नहीं होता इको और बीएसटी, है ना, इतना डर नहीं है, तो कोशिश करो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आप ज्यादा ज्यादा स्कोर करो। थोड़ा सा सोचना, पेपर में कुल 10-10 एमसीक्यू, 20 एमसीक्यू हट गए, 34 क्वेश्चन आते हैं, 14 क्वेश्चन ही आपको लिखने हैं, जिसमें 7 आपका मैक्रो है, 7 आपका इंडियन है, मैक्रो में 2-3 न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो यार कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन है जिसमें आपको बस लिखना है, इतनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो क्यों ना ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, अपना बोर्ड सुधार लो बेटा, पढ़ लो, अगले 2 दिन अच्छे से मेहनत कर लो। 18 तारीख को सुबह मैं रिवीजन करा दूंगा, आप आराम से बैठ के मेरी बात सुनना, कैसे आंसर लिखना है सब कुछ बताऊंगा A to Z। बेस्ट रिवीजन होगा आपकी लाइफ का इकोनॉमिक्स का, जैसे मैंने अकाउंट्स के अंदर कराया था, तन मन धन से, सुबह 4 से लेकर 6:30 6:45 तक। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अकाउंट्स में रॉक करोगे। फिर बीएससी में काफ़ी छुट्टी है, मुझे पता है कि जो हिंदी वाले हैं, अदर सब्जेक्ट वाले हैं, उनको दिक्कत परेशानी है, लेकिन उनके लिए भी मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी रेडी कर रखी है, बना भी दी। इवन हिंदी वालों के लिए कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अच्छे से अपना पेपर दे के आना। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, आपको पता है ये तीनों ना पड़ोसी मुल्क हैं, इनमें बहुत अच्छी से दोस्ती होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तीनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब ये तीनों एक साथ एक ही जगह से निकले हुए हैं, एक ही जगह से क्लास इन्होंने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया है, फिर भी चाइना बहुत आगे चला गया और इंडिया मिडिल में रह गया और पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। तो हमें यही जानना है कि यार उस टाइम से लेकर अब तक क्या क्या एक्सपीरियंस रहा डेवलपमेंट का चाइना और पाकिस्तान का, क्योंकि इंडिया के बारे में तो आप सबने पढ़ ही लिया है। तो कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, ये एक इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो किसी भी इंडियन के पास होनी चाहिए, कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, जो हमारे साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं, उन्होंने और हमने किस तरीके से एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस को। तो ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है। All these countries are sharing border to each other. All these countries, India, Pakistan, China, begin towards their economic development at the same time. In addition, India, Pakistan 1947 में आज़ाद हुआ और वहीं से पाकिस्तान से एक 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, 14 अगस्त को हमने पाकिस्तान को अलग कर दिया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी, पॉलिटिक्स इतनी थी उस टाइम पे गंदी, अंग्रेजों ने बहुत गंदी पॉलिटिक्स की कि भाई 190 साल तक लूटा, फिर जाते जाते लड़ाई करवा दी। सोचो लड़ाई नहीं होती तो आज कितना अच्छा होता है। इमेजिन करो कि अगर वो एक ही होती कंट्री तो, और समझते जो भी है सारे के सारे कम्युनिटी के लोग, तो अच्छा होता। बट खैर, चाइना इंडिपेंडेंट हुआ 1949 में, सून बिगन वर्किंग एंड राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सोशल डेवलपमेंट। अब चाइना 1949 में आजाद हुआ और इंडिया 1947 में, पाकिस्तान 1947 में, फिर भी चाइना फर्स्ट आई थिंक 30 इयर्स तक सब साथ चल रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा डेवलपमेंट किया माओ जेडोंग के डेथ के बाद चाइना ने, कि आज आप देखो कि अमेरिका तक को भी टक्कर देने के लिए सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर अमेरिका, चाइना, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कोल्ड वॉर बेसिकली क्या होता है? रशिया और अमेरिका का ना हमेशा एक कोल्ड वॉर छिड़ता है, जहां लोग मारे नहीं जाते, बस सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, अपने अपने ग्रुप बना दिए। रशिया ने बोला भाई ये 4-5 कंट्री 10 कंट्री हमारे ग्रुप में है, जैसे ग्रुप नहीं होता क्लास के अंदर 2 ग्रुप बन जाते हैं लड़कों के, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ इसको कुछ कह दिया समझ लो हम सब लड़ने आ जाएंगे, हमें भी कुछ कह दिया समझ लो। और यही चीज है, यही चीज वर्ल्ड वॉर तक लेके जाती है। जब एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता है तो उसके जो अलाइज हैं या उसके जो फ्रेंड्स कंट्री हैं वो सबके सब मिलकर अटैक करते हैं, फिर वो सब आ जाते हैं, तो पूरा वर्ल्ड जो है लड़ाई झगड़े में कूद जाता है, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर, नेशंस हैव बीन प्राइमरली ट्राइंग टू अडॉप्ट द वेरियस मींस व्हिच विल स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी। हर कोई चाहता है अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रांग करना, तो अकेले कोई रहना चाहता, हर कोई कुछ कुछ कंट्री का ग्रुप बना लेते हैं, अलाइज बोलते हैं इसको। टू दिस इफेक्ट दे आर फॉर्मिंग वेरियस
रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग सच एज सार्क नेशन हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन कंट्रीज का, एशियान हो गया, ग्रुप 8 कंट्री, ग्रुप 20 कंट्री, ब्रिक्स नेशन। तो कोल्ड वॉर 1947 से 1991 तक चला। जियोपॉलिटिकल टेंशन था बिटवीन सोवियत यूनियन और इट्स सैटेलाइट स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स और इट्स अलाइज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। हिस्ट्री जो भाई ये जो अमेरिका है और रशिया, इनकी तो कंपटीशन बहुत पहले से ही है। मतलब हर इन दोनों चाहते हैं हम भी सुपर पावर बने, पूरे वर्ल्ड में हम ही राज करें। हिस्ट्री जो है कॉन्फ्लिक्ट का वो शुरू 1946 1947 में। वर्ल्ड वॉर 1 चला 1914 टू 1918, वर्ल्ड वॉर 2 चला 1939 टू 1945, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान गई और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बर्बादी हुई। तो होपफुली कि आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। चाइना ऑफिशियल, अब यहां से तुम्हारे काम की चीजें, अभी तक तो चैप्टर का एक इंट्रो था, अब है तुम्हारे काम की चीजें। 2-3 चीजें बताऊंगा मैं इस चैप्टर के अंदर जो जरूर है, जो पक्का आएगा ही आएगा। और ध्यान रखना ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन अभी नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर आपको ये चैप्टर इतना अच्छा लगेगा, आपको बोरिंग बिल्कुल लगेगा नहीं, और जो बताऊंगा उसको अच्छे से कर लेना, वही आएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने मॉक में डाल रखे हैं। China, officially the People's Republic of China, is a country in East Asia and is the world most populous country with a population of around 142 करोड़ की पॉपुलेशन 17 के डेटा के अकॉर्डिंग, और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया और पॉपुलेशन में नंबर 1 17 के डेटा के अकॉर्डिंग। 1 अक्टूबर 1949 को स्टैब्लिश हुआ। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंड्रिन चाइनीज लैंग्वेज, और 70% चाइनीज पीपल जो है वो मैंड्रिन भाषा बोलते हैं। चाइनाज इकोनॉमी की बात करें, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। चाइना इज वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिशमेंट हुआ। वन पार्टी रूल, ऑल द क्रिटिकल सेक्टर, सरकार ने सारे क्रिटिकल सेक्टर्स को अपने हाथ में रखा, लैंड ओनरशिप अपने हाथ में रखी, और सरकार ने सब चीज अपने कंट्रोल रखा। आज भी चाइना के अंदर कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है, चाइना की सरकार ने जो डिसाइड कर लिया शी जिनपिंग ने वही होगा भैया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। जनता के पास कोई बोलने का कोई, चाइना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई आपके पास राइट्स नहीं है, कुछ भी बोलने का आपके पास राइट नहीं है। सरकार जो कर रही है वो बेनिफिट के लिए कर रही है, करेंगे। उस टाइम पे 1949 में ये भाई साहब आए, माओ जेडोंग, जब आजादी मिली, और इन्होंने सोचा कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। माओ जेडोंग साहब ने एक कैंपेन लेके आए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में। ध्यान रखना 1958 में इन्होंने सोचा कि एक लंबी छलांग लगाएंगे, 5 साल में अमेरिका को, ब्रिटेन को, सबको पीछे छोड़ देंगे, है ना। तो इन्होंने 2 काम किया, ध्यान समझना कौन से 2 काम किए। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दिया, मॉडर्न तरीके से खेती बाड़ी करेंगे, और दूसरे उन्होंने कहा जगह जगह कारखाने लगेंगे। आज चाइना में, चाइना का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, सस्ता महंगा सब, टिकाऊ भी है और 2 दिन चलने वाला प्रोडक्ट भी, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर। दे हैव बिजनेस आइडिया, उनको एक एक पता है कैसे बिजनेस करना है। घर घर में 1958 में जब हम लोग जस्ट आज़ादी हमें मिली ही थी और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब चाइना ने जगह जगह कारखाने लगा दिए कि भैया आप हर घर में स्टील के कारखाने होंगे। लोगों को फोर्स किया गया कि आप स्टील के कारखाने लगाओ, आप बिजनेस बनाओ, आप खेती बाड़ी करो। तो इन्होंने 2 काम किया, एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन, कि भाई सब लोग मिलजुल के खेती बाड़ी करेंगे, जमीन जो है सरकार की है, एक इंसान नहीं, सब लोग मिलकर खेती, कलेक्ट ग्रुप बना दिए, कलेक्टिवाइजेशन। और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांव में इंडस्ट्रीज कारखाने लगाएंगे। और माओ जेडोंग ने चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने का सोचा 1958 में। द एम ऑफ दिस कैंपेन वाज टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। एग्रीन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफर करेंगे, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों चीज सरकार का मोटो था। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल्स वर इनकरेज, लोगों को इनकरेज करा गया कि आप इंडस्ट्री खोलो अपने बैकयार्ड्स में, है ना, जिसको बोलते हैं कि घर के पीछे की जगह होती है, भाई वहां पे आप अपना इंडस्ट्री खोलो। और रूरल एरिया, जो रूरल एरिया है वहां पे कम्यून बना दिए गए अलग अलग टाइप के, और पूरे फार्म एरिया को 26,000 कम्यून्स में इन्होंने कवर कर लिया, मतलब 26,000 ग्रुप बना दिए जो पूरा फार्म पॉपुलेशन कवर करता है। लेकिन जीएलएफ कैंपेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों की ड्यू टू स्टारवेशन, एग्जीक्यूशन, टॉर्चर, फोर्स लेबर और सुसाइड, लोगों की आउट ऑफ डिप्रेशन लोगों की मौत हो गई। अब सोचो ना, 3 से 5 करोड़ लोग, मेजर कंट्री की पॉपुलेशन नहीं है इतनी आज भी, है ना। मेजर कंट्री की पॉपुलेशन लगभग 100 कंट्रीज ऐसी होंगी जिनकी पॉपुलेशन ही इतनी नहीं टोटल, लेकिन स्टिल वहां पे इतने सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बारे में चाइना में कभी कोई बात नहीं होती। चाइना में आप सरकार को अपोज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, वो भगवान है। हाउएवर व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, इट विथड्रॉ इट्स प्रोफेशनल हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। तो रशिया ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को, अपने लोगों को भेज रखा था कि चाइना को हेल्प करो इंडस्ट्रीज को बनाने में, लेकिन फिर जब सरकार बदली रशिया के अंदर,
तो रशिया ने अपने वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को विड्रॉ कर लिया, वापस मंगा लिया। तो 30 से 55 मिलियन यानी 3 से 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। लेकिन क्यों डेथ हो गई, ऐसा क्या हो गया? जीएलएफ कैंपेन में क्या कमी थी, माओ जेडोंग में क्या कमी रह गई? देखो, कलेक्टिवाइजेशन, मिलजुल के सब लोग खेती बाड़ी करेंगे। देख रहे हो, इनको यहीं पे घर दे दिया रहने के लिए, और यहीं पे छोटे बच्चे इनके रहते थे, बच्चे भी खेती बाड़ी कर, सब खेती बाड़ी करते मिलके। ऐसा इनका ब्रेन वॉश कर दिया कि हम सबसे आगे निकलेंगे, और जो अच्छी क्वालिटी का अनाज था ये अमेरिका को बेच रहे थे अच्छी अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए, और यहाँ देश के लोग जो है वो खुद सड़ा गला अनाज, खराब अनाज, लो क्वालिटी का अनाज जो है वो खाते थे। क्यों ये 1958 में ये कैंपेन फेल हो गया? क्योंकि इनको लगा कि यार हमारी फसल को बुरैया, है ना, स्पैरो, बुरैया बर्बाद कर देते हैं, और ये फोर पेस्ट, बुरैया, चूहा, मक्खी, मच्छर, ये हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इन्होंने बोला भाई इनको खत्म कर देंगे, इनको पूरी तरह से खत्म कर दो। पर इन्होंने सोचा ही नहीं कि भैया फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, ये नहीं सोचा। इन सबको खत्म करना चालू किया, ढोल नगाड़े बजा के, इनके देखो माला बना बना के, रियल पिक्चर्स हैं, ये सारे के सारे लोग पकड़ते थे बुरैया को और खत्म, गुलेट मार मार के खत्म कर दे। वहाँ के जो लोग थे सब मार दिए। अब अगर बुरैया मर जाएंगी तो फिर टिड्डियों को खाया कौन? ये जो बुरैया है ग्रास ऊपर को खाती है, ग्रास ऊपर को, राइट? लैकोस्टे, लैकोस्ट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, आई थिंक देखना लैकोस्ट ही बोलते हैं आई थिंक। ये टिड्डी दल का जो ग्रुप होता है, तो ये ना ग्रुप में रहते हैं, एक साथ ग्रुप में आते हैं और पूरी की पूरी फसल को चर के बर्बाद करके चले जाते हैं। तो देखो अब इनकी तादाद तो बढ़े, लेकिन अभी फूड चेन डिस्टर्ब हो गया ना, शेर मर जाएंगे तो हिरन की तादाद तो बढ़ी जाएगी ना। तो यहाँ इतनी तादाद बढ़ गई कि ये फसल को बर्बाद कर देते थे, और इतना प्रेशर था लोगों के ऊपर कि भाई खेती बाड़ी करो, कारखाने लगाओ, और ये सारी फसल बर्बाद कर देते थे। और पहले तो टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी ना कि जगह जगह से इंपोर्ट करके खाना दे दिया। अभी आज अगर कहीं खाना नहीं है तो यहाँ पे लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगे, सब वहां पहुंच जाएंगे। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत दूर दूर से डिस्टेंस, अगर कहीं खाना नहीं पता भी किसी को चला, पता कैसे चलेगा? पहली बात तो कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, पता कैसे चलेगा? और पता उसके बाद मतलब है भी तो बहुत लिमिटेड है, पता कैसे चलेगा? पता चलेगा भी तो तुम क्या कर लोगे, कैसे भेजोगे सामान को वहां पे? आज रेलवे है, आज बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम अच्छा, उस टाइम पे नहीं था। तो इस तरीके से कई सारे लोगों की देखो जान चलेगी, बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ज्यादा चाइना ने भी इस चीजों को सहा है, कई सारे लोगों की जान चलेगी। फिर जब उनको फेलियर हो गया, 1958 का प्लान फेलियर हो गया, फिर इन्होंने क्या करा, नया एक कैंपेन लेके आए, कल्चरल रेवोल्यूशन। ऑपोजिशन डिमांड कर रहा था कि भैया आप लेके आओ, अब बाहर कंट्रीज एलपीजी लाओ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारा देश बहुत गंदी हालत में है। तब माओ जेडोंग साहब ने अपना प्लान चला, सेकंड गेम खेला, कल्चरल रेवोल्यूशन, ब्रेन वॉश किया लोगों को, अपनी एक रेड बुक लॉन्च करी, एक किताब थी रेड बुक, और ये रेड बुक में इन्होंने अपनी विचारधारा लिख दी और स्कूल के बच्चों को टारगेट किया, छोटे छोटे बच्चे को टारगेट किया, अपनी विचारधारा उन पे हावी कर दी कि भाई जो माओ जेडोंग साहब सोच रहे हैं वही सही है। जैसे आजकल होता नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीजेपी अगर कुछ भी करे, कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, अच्छा भी करती है बुरा भी करती है, लेकिन बुरा भी करते वो लोग नेगेटिव नहीं सुन सकते ना, बोलते ना भैया ये अंधभक्त है, भैया ये गलत नहीं सुने कभी भी, कुछ भी गलत हो रहा है नहीं जी सब कुछ है। ऐसे रील्स वाले होते हैं कि भाई मोदी जी सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भगवान जी को जो है वो इस धरती पे भेजा है, ऐसे मीम्स वाले होते हैं, ऑल्दो कुछ लॉजिक रीजन नहीं है इसका। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे आपके ग्रुप में जो राहुल गांधी को कुछ बोलो तो लड़ने को तैयार हो जाएंगे, या मोदी को कुछ बोलो लड़ने को तैयार हो जाएंगे। यार हमें ये देखना है कि ये दोनों सब दोस्त हैं, ये सारे पॉलिटिशियन दोस्त हैं, आपस में शादियों में जाते हैं, घूमते, सब कुछ करते हैं, बैठते हैं, वो हमारे सामने लड़ते हैं, हमें दिखाने के लिए, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो लड़ते हैं, ताकि हमें अच्छा लगे कि हाँ भी मोदी काम कर रहा है, हाँ भी राहुल गांधी काम कर रहा है। ऑल्दो दे आर ऑल फ्रेंड्स, सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, संसद की बात, संसद के बाद बहस के बाद सब एक साथ एंजॉय करते हैं। सबका काम यही, तुम देश को लूटो 10-15 साल, फिर हम लूटेंगे 10-15 साल, कोई किसी का भला नहीं कर रहा। हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना, हमें अपने लिए खुद बनाना है, अपना भविष्य खुद बनाना है, सरकार कुछ नहीं करेगी। तो ये अपनी बुक के अंदर अपनी विचारधारा भेज के लोगों को फोर्स कर देते, और लोग इतने ज्यादा पागल हो जाते थे इनको बचाने के लिए, अपनों से लड़ बैठते थे, अपने घर में लड़ाई कर लेते अगर कोई माओ जेडोंग के खिलाफ बोलेगा तो। इसको बोलते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन। 1966 में माओ ने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आए जो 10 साल चला, 1966 से 76, और इसका एम क्या था, वीप आउट द पीपल, भाई लोगों को साफ कर दो जो हमारी विचारधारा को अपोज करते हैं, अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ध्यान रखना, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भेजा गया, लोग जो बच्चे होते थे ना वो स्कूल के प्रोफेसर से लड़ जाते थे, उनको मारने लग जाते थे अगर उन्होंने उसकी विचारधारा के खिलाफ बोला। इमेजिन करो कोई मोदी खिलाफ बोल रहा है और कोई बच्चा लड़ रहा है, उनको मार रहा है टीचर्स को, इस तरीके से चीजें होती थी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्योंकि एज इट इज ये लाइन आपको लिखनी है कल्चरल रेवोल्यूशन में 1966 में। तो देखो ये रहा रेड बुक, रेड आर्मी। अच्छा, इन लोगों को क्या बोलते हैं, रेड आर्मी। ये माओ जेडोंग की किताब है और इनकी आर्मी को बोलते हैं रेड आर्मी। तो लोग मरने मिटने को तैयार थे जेडोंग के लिए, भाई माओ जेडोंग ने जो विचारधारा बोली है, जैसे हिटलर का था ना, बिल्कुल वैसी तानाशाह की तरह।
फाइनली माओ की डेथ होती है 9 सितंबर 1976, डेट याद नहीं करनी, बस इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद फाइनली चाइना ग्रो करना चालू करता है। देखो ये असल हंस रहा है, रो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, मतलब चाइनीज लोगों का पता ही नहीं चलता, वे देर लाफिंग और क्राइंग। बट खैर जो भी हुआ, माओ जेडोंग की डेथ हुई 1976 में, और उसके बाद ये मौत का जो सिलसिला था वो खत्म हुआ और फिर चाइना ने ग्रो करना चालू किया। कैसे किया पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर चलेंगे, एंड करेंगे चैप्टर को। फिर चाइना में रिफॉर्म्स आया। तो जो कल्चरल चाइना के जो 5 पॉइंट है, 100% जो है आपको सवाल देखने को मिलेगा। कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है, और जीएलएफ कैंपियन, थर्ड है रिफॉर्म्स, फिर एससीजेड भी आएगा, डुअल प्राइसिंग भी आएगा। इन पांचों से पेपर में जरूर पूछा जाएगा। चाइना में 1978, ध्यान रखना, चाइना में 1978, पाकिस्तान में 1988, इंडिया में 1991 रिफॉर्म्स आया। रिफॉर्म्स का मतलब एलपीजी। लेकिन चाइना में इनिशियल स्टेज पे जो रिफॉर्म्स आया ना, उन्होंने वो एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे काम किया, जिसकी वजह से चाइना बहुत आगे निकल गया। हम लोगों ने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया था एलपीजी के अंदर, लेकिन इन्होंने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम किया। और एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड को, जो पहले लैंड एक ही था ना, उसको अब डिवाइड करके लोगों को अलग अलग दे दिए, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जमीन, लेकिन तुम इसमें काम करोगे, कमाई जो आएगी टैक्सेस पे करोगे, अपना हिस्सा जो है रखोगे उसके बाद, लेकिन ओनरशिप अभी भी हमारी है। ओनरशिप सरकार को जो है वो नहीं दे, ओनरशिप उन्होंने अपने पास रखी। दे वर एलोकेटेड टू कीप ऑल द इनकम, सारी इनकम खुद रखो, टैक्सेस पे कर दो, जो कमाते हो रखो, लेकिन ओनरशिप हमारी रहेगी। और फिर बाद में रिफॉर्म्स को लेके आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो पहले इन सेक्टर्स में, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेट फर्म्स को ओपन कर दिया कंपटीशन के लिए, कि प्राइवेट फर्म से बोला गया भैया आप अपना सामान बनाओ, जो सामान आपको बनाना है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, लाइसेंसिंग वाला सिस्टम हटा दिया। और फिर सरकारी कंपनीज ने प्राइवेट कंपनीज को कंपटीशन देना चालू कर दिया। तो ये था रिफॉर्म्स। 2 स्टेज में लागू किया गया रिफॉर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड, डुअल प्राइसिंग सिस्टम। 2 प्राइस, कुछ ऐसे सामान है जिनका प्राइस सरकार खुद सेट करेगी, जो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो नेसेसिटीज वाला आइटम है, सरकार उनका प्राइस खुद सेट करेगी। और फॉर अदर ट्रांजैक्शंस उन्होंने क्या किया, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस सेट किया जाएगा। तो ये इंडिया में भी होता है। एसईजेड बनाए गए in order to attract foreign investors, special economic zones were set up। SEZ बनाए गए चाइना के अंदर, जहां पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, जहां पे सारी कंपनी आएंगी और एक्सपोर्ट का काम करेंगी। इंडिया में भी बहुत सारे SEZs हैं, जहां पे एक ऐसा एरिया, काफी बड़ा एरिया, जहां पे आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, मैसिव स्केल पे लोगों को रोजगार मिलता है, और वो सारी फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट का काम करती हैं, यानी सामान को बाहर बेचती हैं। उनके लिए वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कह लो, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट कह लो उनको। अब आते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज अ कंट्री इन साउथ एशिया और वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और लगभग 21 करोड़ की पॉपुलेशन है। इंडिपेंडेंस मिला एक दिन पहले, और 1971 में एक सिविल वॉर छिड़ा ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से बांग्लादेश कंट्री बना। तो ये भी बहुत गंदी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। 1971 में बहुत ही गंदा किया इन्होंने। कैसे किया मैं आगे जाके बताऊंगा। इसकी जो हिस्ट्री है वो कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल बहुत है, इतनी सरकार की भी मिलिट्री की चलती है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सरकार टिकती नहीं है ना। जो पीएम है उनको जेल में डाल देते हैं, उनको मारने की बात करते हैं। विद इन 5 years, उसका स्पैन भी पूरा नहीं हुआ। इट हैज अ सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, पहला मुस्लिम पॉपुलेशन जो है इंडोनेशिया का, सेकंड लार्जेस्ट जो इनके पास है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, जस्ट लाइक इंडिया। जो डिसीजन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ये सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स दोनों मिलके लेते हैं। 1970 से पहले सरकार के पास सारा का सारा रोल था। इन अर्ली 1970 नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस। सरकार ने नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कैपिटल गुड इंडस्ट्री में सरकार ने बोला ये कैपिटल गुड इंडस्ट्री मशीनरी पे हम काम करेंगे, हम ही चलाएंगे इसको। और 1970 के बाद in late 1970 there was a shift in the government policy when adopted a policy of denationalization। 1970 तक सरकार ने सारी चीज अपने हाथ में रखी। 1978 पे आपको 1970s खत्म होते होते धीरे धीरे सरकार ने प्राइवेट के हवाले सब कुछ कर दिया। गवर्नमेंट encouraged the private sector and also offered various incentive to them। all this created a conducive climate for new investment। तो सरकार ने जब धीरे धीरे प्राइवेट के हवाले चीजें चालू करी तो नई नई इन्वेस्टमेंट्स आने लगी। एक्चुअली जब बंटवारा हो रहा था, ऑल्दो आउट ऑफ सिलेबस की चीजें तुम्हारा समझ के लिए, जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे सबसे बड़ा सवाल यही था, मोहम्मद अली जिन्ना बहुत जिद कर रहे थे भी हम मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटी है, हमें हिंदू वाले समझेंगे नहीं, ब्राह्मण हमें समझेंगे नहीं, हमारे साथ गलत होगा, हमें भैया अपना संविधान बना, हमें अपना देश दे दो, अलग कर दो। अंग्रेज चाहते थे फूट डाल लड़ाई कराना, जाते जाते उन्होंने लड़ाई कराई, लोगों को बांट दिया। तो भाई कौन सा एरिया दे पाकिस्तान को, तो ये एरिया डिसाइड हुआ यहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। बंगाल के अंदर काफी सारी थी, और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, इसको ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। दोनों ही पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन ये लोग इसको इतना ज्यादा
मतलब कि एक तरीके से हैरेस किया और इतना ज्यादा इनको परेशान करते थे कि हम लोग अमीर, हम एक्चुअल है ना, ये एक्चुअल नहीं। से भारत के अंदर भी लोग जात जात पर लड़ाई करते हैं, हम ऊंची जात है नीची जात है, उस तरह से इन्होंने बोला भाई ये तो बहुत छोटे सेकंड क्लास सिटीजन की तरह इनको ट्रीट करते थे। और जो ईस्ट पाकिस्तान है उनको फोर्स कर दिया गया। अभी बंगाली बोलते थे, बोला नहीं भैया आप बंगाली, आप उर्दू बोलो, उर्दू इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल अनाउंस कर दिया, सारे पेपर उर्दू में होंगे, सब कुछ उर्दू में होगा। तो भाई ये लोग प्रोटेस्ट करने, लड़ाई करने लगे। फिर यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जो है चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव की परमिशन भी नहीं दी, तुम लोग क्या चुनाव लड़ोगे, तुम हमसे लड़ ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये लड़े और फाइनली ये लोग जीते। जीतने के बाद उन्होंने मुजीबुर रहमान को जेल के अंदर डाल दिया, प्रताड़ना करा। लगभग 30 लाख सिविलियन जो है अफेक्ट हुए, 3 लाख लोगों को लगभग मार दिया गया, 4 लाख लोगों का लगभग रेप किया गया उनके सामने, पेरेंट्स के मतलब फैमिली मेंबर्स के सामने। और इस कॉन्फ्लिक्ट से लगभग 1 करोड़ लोग जो है वो यहाँ से भारत में घुसे। ये सिलसिला आज भी चलता आ रहा है और ये बांग्लादेश बन चुका है, आज स्टिल यहाँ से लोग जो है भारत के अंदर घुस जाते हैं। तभी आपको पता है SIR फॉर्म जो है भरवाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो चेक कर रहे हैं कि भैया एक्चुअल वोटर कौन कौन है, कौन बाहर से घुस के आया है। तो ये कहानी थी 1971 की, जिसमें ये शेख मुजीबुर रहमान और ये इनकी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल पार्टी। लड़ाई हुई और फिर बाद में इन्होंने पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया और लोगों को मारना चालू कर दिया। फिर फाइनली इंडिया में इंदिरा गांधी जी आई और इंदिरा गांधी जी ने मुजीबुर रहमान को जीत दिलवाई और पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। 1970 वॉर में आयरन लेडी का खिताब इनको दिया गया और इन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करी। क्यों लोग हमारे देश में, सॉरी पाकिस्तान कह रहा हूँ, बांग्लादेश की हेल्प करी, नया देश बना बांग्लादेश, क्योंकि ये हमारे देश में घुसते आ रहे थे जो कि ठीक नहीं था एज ए रेफ्यूजी। ठीक है, तो वॉर छिड़ता था, तो जब भी वॉर छिड़ता अमेरिका हमें धमकी दे देता, तो भाई रशिया हमारे साथ था तो अमेरिका फिर पीछे हट जाता था, क्योंकि रशिया हमारा दोस्त था। अच्छा, अब ये तो चले कहानी की बात है कि तुम्हें इंटरेस्टिंग तरीके से समझ आए, थोड़ा तुम समझ सको, ऑल्दो आपको एग्जामिनेशन में इतना डीपली नहीं जाना होता। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उधार मांगना। ये भिखमंगी वाली आदत जो है ना इनकी जाएगी नहीं। इन्होंने उस टाइम से ही उधार मांगना, भीख मांगना शुरू कर दिया, चाहे वो UN से हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, IMF से हो, और चाहे जो अपनी कंट्री के लोग हैं अलग अलग जगह रह रहे हैं उन सबसे इन्होंने पैसा कलेक्ट करना चालू कर दिया, वेस्टर्न नेशन से, और रेमिटेंस लेते थे एमिग्रेंट्स ऑफ मिडिल ईस्ट एंड हेल्प द कंट्री। मुस्लिम के उस पे है ना, मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम कंट्री, इसी बेसिस पे लोग उन्होंने उधार लेना बहुत चालू कर दिया, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है। और चाइना की एक पॉलिसी है डेट डिप्लोमेसी पॉलिसी, एक बार पेपर में तो नहीं आया, सैंपल पेपर में डिस्कस था इसका। चाइना की एक पॉलिसी है डेट डिप्लोमेसी पॉलिसी, इसका वो ऑफिशियली डिस्कस नहीं करता है। चाइना क्या करेगा, आपको उधार देगा उधार देगा उधार देगा और फिर आप पे कब्जा कर लेगा। और अमेरिका का भी यही है, अमेरिका भी आपको उधार देगा फिर आप पे कब्जा कर लेगा। उधार देने के बाद आप नहीं दे पाओगे, बोलेगा अच्छा आप उधार नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, आपके वहां पे हम लोग मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करेंगे। अब सोचो ना, चाइना अगर वहां पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करेंगे तो भाई वहां पे दूसरे देश में जाके अटैक करना वहां से आसान हो जाएगा उनके लिए। तो ये डेट डिप्लोमेसी पॉलिसी इसको बोलते हैं, उधार दो फिर कब्जा कर लो। पाकिस्तान में अगला है ग्रीन रेवोल्यूशन। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अब ये नो डाउट कि पाकिस्तान में फूड ग्रेन का अच्छा प्रोडक्शन होता है, खेती बाड़ी काफी अच्छी होती है, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने उसको काफी सपोर्ट किया और एग्रीन इकोनॉमी सेक्टर को इन्होंने क्या किया, चेंज किया। अब हमने पाकिस्तान के 5 पॉइंट पढ़ लिए, चाइना के 5 पॉइंट पढ़ लिए, और अब तक के सारे चैप्टर से इंडिया के बारे में पढ़ लिया। नाउ हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। एक्चुअली में इन तीनों में कुछ कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। अगर आप यहां पे देखो, इस टाइप का डेटा रट्टा नहीं मारना है, ज्यादा से ज्यादा कौन सबसे टॉप पे है कौन सबसे नीचे है आप वो याद कर लो, और ये याद कर लो कोई टॉप पे है तो क्यों है, कोई नीचे है तो क्यों है। इंडिया की बात करें, लगभग 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, 17-18 के डेटा के अकॉर्डिंग। आज की डेट पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है आज की डेट पे, इंडिया। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं सर पेपर में डेटा आएगा तो ये लिखें ये लिखें, बेटा आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ये चीज जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो कभी नहीं पूछता, आपके एनसीईआरटी में जो है वही पूछेगा आपको, नई चीजें लेटेस्ट नहीं पूछेगा कुछ भी। हाँ, कहीं पे डेटा नहीं पूछेगा, बस हाँ कोई चीज ज्यादा है कम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंपैक्ट क्या हो गया इस पॉलिसी से, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गया, लड़ाई झगड़ा जैसे अब ईरान में चल रहा है, वॉर चल रहा है ईरान का और इजराइल का यूएस के एंट्री पे, तो वो आपको उससे पूछ सकता है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। इनडायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, और पूछेगा उसी कंटेक्स्ट में, एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा कि किसकी पॉपुलेशन कितनी है, ये नहीं पूछेगा आपको। 135 करोड़, चाइना की लगभग 139 करोड़ और पाकिस्तान की लगभग 21 करोड़ की पॉपुलेशन है। एनुअल ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.03 है, जबकि चाइना का बहुत कम है ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। हालांकि लेट 1970 में 1979 के अराउंड चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, एक ही बच्चा, जब एक बच्चा होगा तो हर कोई ज्यादा लड़का हो।
अगर हर कोई लड़का पैदा करेगा तो लड़कियां पैदा नहीं होंगी, तो लड़का शादी किससे करेगा और बच्चे कैसे पैदा होंगे, फिर कंट्री की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। इस वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते चाइना में बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ने लगी, यंग लोगों की तादाद घटने लगी, मेल्स बढ़ने लगे, फीमेल्स की तादाद घटने लगी। अब फिर जब चाइना को 2015 तक समझ आया भाई ऐसे तो हमारे देश ही खत्म हो जाएगा, लड़के लड़के हो जाएंगे हमारे देश में, तो फिर चाइना ने क्या करा, उसको बंद कर दिया, वन चाइल्ड पॉलिसी को एबोलिश कर दिया, जिसकी वजह से एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में आपको पता है बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, 2.05 ग्रोथ, मतलब पाकिस्तान का जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो बढ़ता चला जा रहा है। डेंसिटी मतलब भीड़, लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ 455 लोग रहते हैं। भारत तो सबसे अच्छा रहने के लिए, भीड़ ही भीड़ है, थोड़ी सी जगह में 455 लोग, वहीं पे पाकिस्तान में 275 और 1 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना में सिर्फ 148 लोग रहते हैं। सेक्स रेशियो 1000 मेल में से 924 फीमेल है, 1000 मेल में से 949 फीमेल है और 1000 मेल में से 943 पाकिस्तान के अंदर फीमेल है। तो इसमें इंडिया सबसे खराब है, मतलब मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। फीमेल फर्टिलिटी रेट, एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चा पैदा करती है, एवरेज डेटा है, एक्चुअल नहीं है, 2.2 है। पाकिस्तान में जो है वो 3.6, बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में फैमिली बड़ी होती है, मैंने कहा, तो एक महिला लगभग 4 बच्चे, यहाँ लगभग 2 और यहाँ पे लगभग 1.7 बच्चे ऑन एन एवरेज महिला बच्चे पैदा करती है। ये एवरेज डेटा है, तो ये मत सोचना सर 1.5 बच्चे कैसे कोई पैदा कर सकता है, 2 करेगा तो 1 करेगा, पर ये एवरेज है, मतलब किसी ने 3 की किसी ने 2 की, दोनों को मिला के हो गया 1.5, ये 2.5 हो गया, सॉरी। अर्बनाइजेशन एरिया 34% है, पाकिस्तान से भी खराब है इंडिया, 34% अर्बनाइज एरिया है, 60% के अराउंड जो है वो चाइना के अंदर है, 37 के अराउंड पाकिस्तान के अंदर। तो कौन सा डेटा ज्यादा कम है, ये आपको एक देख के कंपैरिजन मिल जाएगा। और अब तक आपने अगर शुरू से देख रहे हो इस चैप्टर को तो आइडिया लग गया होगा कि काफी कुछ आपको सीखने को मिल गया हो दोनों कंट्री के बारे में, बहुत कुछ। और एक चैप्टर में 2 कंट्री के बारे में समझना पूरा का पूरा बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ बहुत हद तक आपको डेटा मिल गया। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अच्छे से चैप्टर आप समझ लेना। और पेपर में जो पाकिस्तान के 5 पॉइंट हैं और जो 5 पॉइंट इसके हैं चाइना के, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आएंगे। इसके अलावा HDI इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, और आपका एक क्वेश्चन डाटा से पूछ सकता है, जो अभी डाटा दिखाया मैंने आपको, और एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है लिबर्टी इंडिकेटर से, बस और कुछ नहीं। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया की जीडीपी जो है वो बढ़ी है, बाकी किसी कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ रेट शो नहीं हुआ। 1980, 1990 और 2015-17 में किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट नहीं शो हुआ, सिर्फ इंडिया का ग्रोथ रेट शो हुआ। परचेसिंग पावर पैरिटी, शॉर्ट नोट आ सकता है। परचेसिंग पावर पैरिटी होता क्या है, देखो यार, अगर आप एक कंट्री की परचेसिंग पावर को दूसरी कंट्री की परचेसिंग पावर से कंपेयर करोगे तो एक्सचेंज रेट से नहीं कर सकते। एग्जांपल, इंडिया में मुझे एक बर्गर 20 रुपए का मिलता है, ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि मुझे अमेरिका में जो है वो $20 में बर्गर मिलेगा, नहीं, $20 में तो नहीं मिलेगा। फिर $1 मान लेते हैं, चलो 20 रुपए का नहीं मान लो, आप 100 रुपए का मान लो, ठीक है, एक या 90 का मानता हूँ सबसे बेस्ट। देखो, अगर इंडिया में एक बर्गर 90 रुपए का है, दैट डजंट मीन कि यूएस में $90 में एक बर्गर मिलेगा। सर $90 में तो नहीं मिलेगा, लेकिन $1 मिलेगा, क्योंकि $1 जो है वो 90 रुपए के बराबर होता है। तो क्या आपको लगता है यूएस में आपको $1 में बर्गर मिल जाएगा? एक बर्गर 90 रुपए का इंडिया में मिलता है, और एक 90 रुपए में $1 होता है, तो क्या हम $1 में वहां पे बर्गर ले सकते? नहीं ले सकते। वहां बर्गर मान लो होगा $30 का, या मान लेते हैं $5 का होगा, या मान लेते हैं $10 का होगा, या 3-5, मतलब $5 का तो होगा ही मेरे हिसाब से। अगर इंडिया में जो बर्गर 100 रुपए का है, 90 रुपए का है, सेम क्वालिटी का बर्गर वहां पे मान लो $5 का होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये जो एक्सचेंज रेट है 18 है, यानी कि अगर आप इंडिया में 18 रुपए कमाते हो ना, डिवाइड दीजिए 90 को 5 से, तो समझ लो उतना ही आप $1 जो इंसान वहां कमा रहा है, तो तुम दोनों बिल्कुल बराबर हो। समझ रहे हो बात को? तो ये एक्सचेंज रेट नहीं है, ये सामान, मैं 1 लाख की सैलरी इंडिया में उठाता हूं, मैं जो लिविंग स्टैंडर्ड जीता हूं, सेम लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए मुझे अमेरिका में कितने डॉलर कमाने पड़ेंगे, इस रेट को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। जैसे 2.29 पाउंड में यूके में एक बर्गर मिलता है, और $3.57 यूएस में एक बर्गर इतने का मिलता है। एक्सचेंज रेट इनका है 2 पाउंड $1 के बराबर है एक्सचेंज रेट, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, आप 3.57 को डिवाइड दोगे 2.29 से तो आएगा 1.56, और यानी $1 अगर $1.56 अगर आप यूएस में कमाते हो, तो अगर आप यूके में 1 पाउंड कमाते हो तो आप समझ लो बराबर है। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो परचेसिंग पावर का, एक्सचेंज रेट से कंपेयर नहीं करोगे। जैसे 90 रुपए का एक बर्गर इंडिया में मिलता है, तो सेम बर्गर खाने के लिए अमेरिका में आपको $5 का मिलेगा। आपको वहां 5 रुपए कमाते हो, यहाँ 90 रुपए कमाते हो, मतलब तुम दोनों बराबर हो। तो यानी यहाँ किसी की सैलरी अगर 90 लाख है, वहां किसी की $5 लाख है, तो तुम दोनों क्या हो, बराबर हो। ऐसा नहीं है कि वो कम है और तुम ज्यादा, दोनों बराबर हो।
दिस इज कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिकली इंडिया और यूएस का कितना है, $1.23 के बराबर है। तो 21 का डेटा है परचेसिंग पावर पैरिटी यूएस और इंडिया का, और ये वर्ल्ड बैंक जो है हमें बना के देता है। $1 अगर आप कमा रहे हो अमेरिका में और यहाँ 30 रुपए कमा रहे हो, दोनों बराबर हो भैया, इंडिया से छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ये अलाउ करता है बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। तो ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा इकोनॉमिकल थ्योरी है जो कंपेयर करने में हेल्प करता है दो कंट्री के प्रोडक्ट को, अदरवाइज आप कभी भी कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। बनाता कौन है इसको, वर्ल्ड बैंक। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड्स के लिए कि दो कंट्री के बीच का सेक्टोरियल कंपैरिजन है। तो देखो यहां पे हम बात करेंगे कि हर एक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड हो या जीडीपी हो, उस पर कितना कंट्रीब्यूट करता है, और लोगों का जो वर्क फोर्स है वो अलग अलग सेक्टर में कितना कितना कहां लोग काम करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 16% है, लेकिन एग्रीकल्चर में लोग कितने काम करते हैं, 43%। 43% लोग खेतीबाड़ी करते हैं, और जीडीपी में जो उनके आउटपुट का कंट्रीब्यूशन है वो 16% है। जबकि इंडस्ट्री में इंडिया में 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, यानी इंडस्ट्री सेक्टर का जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% है, और काम कितने करते हैं कुल 25% लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर में आउटपुट कम और मेहनत ज्यादा लगती है, इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता। सर्विस सेक्टर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे पूछ सकता है कौन हाईएस्ट है, कौन लोएस्ट है, या कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस का, फिर मैन्युफैक्चरिंग का, सबसे कम एग्रीकल्चर का। ठीक है, अब 54% कंट्रीब्यूशन है ना, लेकिन काम कितने करते हैं, 32% लोग। तो वर्कफोर्स सबसे ज्यादा कहां काम कर रही है, एग्रीकल्चर में, फिर सेकंड टर्चरी में, फिर लास्ट में सेकेंडरी। सबसे कम लोग काम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, रूरल अर्बन नहीं है, मेल फीमेल नहीं है, होल इंडिया। चाइना में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 7% है, बिकॉज चाइना का ट्रोपोग्राफिकल एरिया ऐसा है, चाइना का क्लाइमेट कंडीशन ऐसा है, वो खेती बाड़ी को सपोर्ट नहीं करता है ना। हर स्टेट जैसे खेती बाड़ी में इतना अच्छा नहीं है इंडिया के अंदर, हर उस तरह से कंट्री भी अलग अलग है, तो उन कंट्री में इतना खेती बाड़ी सपोर्ट नहीं करता, ऐसा माहौल नहीं है। तो 7% सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, लोग काम करते हैं 26%। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में 41% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में काम करते हैं 28% लोग, जबकि सर्विस सेक्टर इनका 52% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, काम करते हैं 46% लोग। सिमिलरली पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, 24%, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का, काम करते हैं 41% लोग। 19% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 19% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है जीडीपी में, और जबकि काम करते हैं 24% लोग। और 57% कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का भी सर्विस सेक्टर का है, काम करते हैं 35% लोग। तो वर्कफोर्स कहां कहां काम करते हैं, किस सेक्टर में, और किस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, ये आपको एक तरीके से कंपैरिजन मिलता है। डेटा लिखा हुआ आएगा, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन, और कुछ नहीं। जब आपको किसी भी कंट्री का देखना हो कि कौन कंट्री आगे है, कौन कंट्री पीछे है, उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक स्टैटिस्टिक डेवलप है, कंपाइल बाय यूनाइटेड नेशंस, यूएन बनाता है इसको, कि अलग अलग कंट्री का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे उनका कंपैरिजन कर सके। और इस पूरे डेटा में इनकी रैंकिंग होती 0 to 1, है ना। यूनाइटेड नेशन कहता है जिसका 1 रैंक आ गया वो सबसे अच्छा है, जिसका 1 आ गया नंबर, जिसका 0 आ गया सबसे खराब, और जिसका बीच में है समझ लो 0.5 0.6 वो एवरेज परफॉर्म कर रहा है। तो ये कैसे, ये लोग कैसे पता कर लेते हैं कौन सी कंट्री बहुत अच्छी है। यार एक इंसान के बारे में पता नहीं कर सकते, पूरे देश के बारे में पता कैसे करते हो। तो ये कुछ डेटा लेते हैं, ये डेटा, इन डेटा को पकड़ के, इन डेटा को देख के, इन डेटा के बेसिस पे ये जज करते हैं कौन सी कंट्री सबसे अच्छी है, कौन सी कंट्री अच्छी नहीं है, और इनकी रैंकिंग दी जाती है। तो अगर हम इन तीनों कंट्री की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे अच्छा चाइना परफॉर्म कर रहा है 0.7, उससे कम इंडिया, उससे कम पाकिस्तान 0.645, 0.55। हो सके तो ये नंबर, ये रैंक जरूर याद करना, इतना तो आप याद कर सकते हो। इंडिया की रैंकिंग 130 है, और चाइना की सिर्फ 87, और पाकिस्तान की लगभग 154, अराउंड 200 कंट्री में इनकी रैंकिंग है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चाइना सबसे आगे है 77 लगभग ईयर्स, इंडिया 70 ईयर्स, और पाकिस्तान सबसे खराब है 67 ईयर्स। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, 15 साल से अबव के बच्चे जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जाते हैं, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो 8.1 है, चाइना में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान में सबसे खराब 5.2, इंडिया में 6.5। तो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे इंडिया मिडिल में है, चाइना सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे पीछे। जीएनआई पर कैपिटा, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा जीएनआई, यानी हर एक इंसान की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है डॉलर के अकॉर्डिंग $6681 पर एनम की, इनकी 16,000। सोचो ना कि इनके, हम 6,600 कमा रहे हैं, वो $16,000 कमा रहे हैं, और यहाँ पे $5,000 कमा रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे खराब। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में 29, 30 बच्चे लगभग मर जाते हैं, यहाँ 7.4 ही मरते हैं, यहाँ 50। तो ये बताता है मेडिकल कंडीशन कितनी अच्छी है चाइना की। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, 1 लाख महिलाएं अगर बर्थ दे रही हैं तो उसमें से 133 महिलाओं की इंडिया में डेथ होती है, यहाँ सिर्फ 29 और यहाँ पे 140। अगेन पाकिस्तान सबसे पीछे और चाइना सबसे आगे।
लेकिन ये सारे इंडिकेटर जो भी आपने पढ़े हैं, उन सबसे भी अलावा एक और इंडिकेटर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर, इसको हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट इज एन इंडेक्स यूज टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन टेकिंग डिसीजन। तो इस इंडेक्स को क्या बोलते हैं? लिबर्टी इंडिकेटर। एमसीक्यू में भी आ सकता है। वो कौन सा इंडेक्स है जो मेजर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में वो कैसा है, पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है, आप अपनी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं, वोटिंग राइट्स है कि नहीं, ये सब आता है लिबर्टी, आजादी वाला इंडिया। उसमें सबसे अच्छा कौन है? आप खुद बता, इंडिया। खूब आजाद हो आप, किसी भी सरकार की बुराई करो, गाली गलौज करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। These are those indicators which represent the degree of civil political freedom to the individuals in the country. Example, extent of democratic participation in social political decision making, extent of constitutional protection in the independence of the judiciary कैसी है, rule of law क्या है। तो human development index जो है वो incomplete होगा without liberty indicator। तो liberty indicator भी आप याद रखना, एग्जाम्पल के साथ आप लिख सकते हो अपने आंसर्स को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, कॉपी में लिखोगे 5-6 लाइन बनेगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, यहाँ वहां की कहानी कोई टीचर नहीं पढ़ना चाहता, टाइम वेस्टेज है, नंबर नहीं मिलेगा आपको। कंक्लूजन, तो इंडिया पाकिस्तान चाइना, थोड़ा कंक्लूजन करते हैं। इंडिया चाइना पाकिस्तान मोर देन 5 डेकेड्स, 50 इयर्स साथ चले। 1970 तक सब बराबर थे, है ना, सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट था, सबका लो डेवलपमेंट था। लेकिन बाद में इस कंट्री ने, इन तीनों कंट्री का जो डेवलपमेंट था वो अलग अलग था। तो पेपर में इन कंक्लूजन से भी पूछा जा सकता है। और इकोनॉमिक्स में आपको ये ध्यान रखना है, सोच समझ के पढ़ो, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, इधर उधर घुमाए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो सोच समझ के आपने उसको पढ़ना है और आंसर लिख के जरूर आना है, खाली नहीं छोड़ना। इंडिया की बात करें, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो मॉडरेट है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो आज भी खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं। रूरल एरिया आज भी डेवलपमेंट से बाहर है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे पार्ट्स में अच्छा नहीं है, जगह जगह पे सड़क नहीं बनी हुई है, मेट्रो नहीं पहुंची हुई है। इट इज येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर देन 1/4 ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। तो भाई ये मेन है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, उधार बहुत ज्यादा, फॉरेन एड बहुत ज्यादा बाहर से उधार लिया हुआ है, परफॉर्मेंस बहुत वोलाटाइल है एग्रीकल्चर का, फसल अच्छी हुई, अगर बारिश अच्छी हुई, मौसम अच्छा है, फसल बहुत अच्छी हो जाती है, नहीं तो बहुत खराब हो जाती है। ये रीजन है स्लो डाउन पाकिस्तान। कई बार पूछा आता है पाकिस्तान के स्लो डाउन का रीजन क्या है, तो ये पहला पॉइंट जो है मेन रीजन है स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी का, ठीक है। दूसरा, रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो बेटर ग्रोथ शो कर रहा है जीडीपी में, और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर पाकिस्तान में पॉजिटिव ग्रोथ रेट शो हो रहा है। तो पहले से पाकिस्तान बेटर कर रहा है, इकोनॉमी रिकवर कर रही है। चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी है और इससे ह्यूमन राइट एक मेजर कंसर्न है। चाइना में ना ह्यूमन राइट्स का मेजर कंसर्न है। चाइना में आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते भैया, वहां पे दिक्कत हो जाएगी, आपको गायब हो जाओगे आप, है ना। बड़े बड़े अमीर आदमी गायब हो जाते हैं, जैक मा भी गायब हो गए थे, उन्होंने कुछ सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोला था, तो कई महीने तक मिले ही नहीं। हाउएवर, अलीबाबा के फाउंडर जो है, हाउएवर इन द लास्ट 3 डिकेड्स, ये भी धीरे धीरे चाइना, वैसे चाइना ना एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, जबकि इंडिया पाकिस्तान एक मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट सिस्टम है, चाइना ने ना मार्केट सिस्टम धीरे धीरे अडॉप्ट करना चालू किया विदाउट पॉलिटिकल कमिटमेंट को लूज किए हुए, और जिससे लोगों का काफी डेवलपमेंट किया, गरीबी को हटाया। चाइना यूज द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। चाइना मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू अपने देश के लोगों को काफी इकोनॉमिकल सोशल अपॉर्चुनिटी भी देता है। कलेक्टिव लैंड ओनरशिप चाइना अपने पास रखता है, जो ऑफ लैंड एंड अलाउिंग इंडिविजुअल टू कल्टिवेट लैंड। आपको जमीन दे दी, आप सब कुछ करो, लेकिन मालिकाना हक जो है वो सरकार के पास रहेगा। बट इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे बेच नहीं सकते, आप बेच सकते हो उसको, लेकिन सरकार से परमिशन लेके ही आप उसको आगे बेच सकते हो। पर फाइनली सरकार के पास लास्ट वो रहेगा, सरकार जब चाहे तब आपसे वो चीज ले सकती है। पब्लिक इंटरवेंशन ऑन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इन चाइना। पब्लिक इंटरवेंशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, लोगों को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, पब्लिक से पूछ के, मान लो कि कोई भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिया जा रहा है, पब्लिक से डेटा लिया जाता है और पब्लिक को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। अच्छी हेल्थ, अच्छा एजुकेशन चाइना के अंदर बेस्ट है। आपने चाइना की कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। स्पोर्ट्स में चाइना बहुत आगे, ओलंपिक्स के अंदर चाइना बहुत ज्यादा गोल्ड लेके आता है। तो ओवरऑल चाइना का एक्सपोर्ट, जीडीपी सब बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बेहतर है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना प्रोवाइड करता है लोगों को, जिसकी वजह से चाइना सबसे आगे पहुंच गया है। और इसके साथ ऑफिशियली हमने अपना पूरा सिलेबस एंड कर दिया।
कहीं भी कोई डाउट हो बता देना, अगले 2 दिन में मैं आपके डाउट्स के ऊपर पूरा काम करने वाला हूं और आपको 80 आउट ऑफ 80 दिला के रहूंगा, मेरा वादा है आपसे। कल सुबह की जो लाइव क्लास है जरूर लेना, परसों की भी लाइव लेना, उसके अगले दिन की भी, मतलब 16, 17, 18 ये 3 दिन सुबह की लाइव क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। कल, परसों और फिर आपका 18 को 4 बजे, 18 तारीख को 4 बजे है, आप जरूर आना, मैं आपको पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। कहीं कोई डाउट हो मुझे बताओ, मॉक्स बनाओ, जो भी दिक्कत परेशानी लिख दो वीडियो में, और बहुत सारी चीज कल और परसों आने वाला है। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे दोस्तों को भी शेयर करना, सपोर्ट जरूर दिखाना अपना, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है अकाउंट्स को आगे बीएसटी में भी, तो आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।